सज्जनों, खड़े होकर तालियां बजाकर अपने देश के सुपुत्र का, चैंपियन का, नीरज चोपड़ा का स्वागत कीजिए। World number one. How does he respond? He responds like that. That is brilliant. That breaks the world record. Doesn't need to. He is an Olympic champion. Neeraj Chopra, India. ये बातें काफी डीप होती हैं सर कि सबसे ज्यादा नफरत भी ट्रेनिंग से है क्योंकि वो शरीर तोड़ता है, और सबसे ज्यादा पसंद भी मुझे वही चीज है। कोच प्लान बनाता है। ये तुमको पता नहीं है, पर जो तुम बातें बोल रहे हो ना, ये आध्यात्मिक बातें हैं कि जो असली चीज होती है, ट्रुथ, रियलिटी, उसका ये लक्षण हमेशा बताया जाता है कि वो परेशान बहुत करेगा, कि वो तोड़ेगा, लेकिन आप उसके बिना जी भी नहीं सकते। ठीक वैसे जैसे तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है। वो 10 साल जो मुझे टोक्यो मेडल जीतने में लगे, तो वो पिछले जो पूरे 10 साल थे उसके बीच में, तो वो जो पर्दे के पीछे की मेहनत थी, जहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा था, मेरे पास कोई नाम नहीं था, लोग मुझे पहचानते नहीं थे, तो वो जो जर्नी थी वो है असली चीज जो जिसने आज यहाँ तक पहुँचाया। और वही जो असली चीज है, वो जितने भी तरीके से हो सके उसको लोगों के सामने लाओ जी, कि तुम हमारा ये जो लवलेस देश है ना, तुम इसको आशिकी सिखा दो, असली काम से आशिकी। और हमारे पास यूथ की इतनी जबरदस्त पावर है कि अगर वो सही डायरेक्शन में चल गया ना, तो इंडिया का एकदम अलग ही फ्यूचर होगा। और तुम्हें खुशी उस दिन मिलेगी, मैं एक टीचर हूँ इस नाते बता रहा हूँ जी, जिस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे पीछे तुमने एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी कर दी है, और उनमें से कुछ ऐसे हैं तुमसे भी आगे निकल रहे हैं। वही चाहिए सर, वही सोच है। आदमी खुद को धोखा देना जो बंद कर देता है, वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है और बहुत प्यारा जीता है, और दूसरों के लिए भी वो सहारा बनता है, रोशनी बनता है। हम 150 करोड़ लोग हैं यार, 150 करोड़ लोग हैं। सोचो हमारे पास ओलंपिक्स में कितना होना चाहिए। बताओ नीरज, शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके, वो पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। और वीडियो मुझे उस टाइम मैं ओलंपिक खेल ही था, और उसके बाद मैं दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो आपने ओलंपिक से रिलेटेड कि भाई कैसे हमारे लोग जब गेम चल रहे हैं तो एथलीट कुछ और करता है लाइफ में, और वो उसके पर्सनल लाइफ या वैसे दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है, जबकि जो हमारा मुद्दा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई जो हमारे इतने मेडल आ रहे हैं इनको दुगना या 3 गुना कैसे करें। तो वो थोड़ी चीज़ें हैं जो हमको स्पोर्ट्स के फील्ड में और ज़्यादा सोचनी चाहिए कि हम किस तरीके से और बेहतर बन सकते हैं, या अपने इंडिया का फ्लैग और ज़्यादा उठा सकते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में। तो काफ़ी हद तक हमारे जूनियर एथलीट हैं वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चेंजेस और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट बाकी हैं। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा वो वीडियो है, वो मेरी वो बात तुम तक पहुंची। जी असल में जो पूरा विजडम का क्षेत्र है ना, वो एक बहुत बुनियादी बात कहता है कि कमज़ोरी के साथ जिया जा नहीं सकता, बिल्कुल जी। और खासकर जवान आदमी तो बहुत मजबूत होना चाहिए। संस्कृत में बोलूँगा, फिर अनुवाद से ही बता दूंगा। हमारे जो उपनिषद हैं, जो हमारे सबसे ऊपर के टॉप लेवल के ग्रंथ हैं, वो एक बात कहते हैं कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। सरल शब्दों में कहूँ तो ये कि सत्य, मुक्ति, ऊंचाई, एक्सीलेंस कमज़ोर आदमी के तो कभी पल्ले पड़नी नहीं है, उसको नसीब ही नहीं होनी है। ठीक है, तो मजबूती बहुत ज़रूरी है। और चूंकि हम लोग तन मन के जीव होते हैं, तो बिना मजबूत तन के मजबूत मन भी नहीं हो सकता। जवान आदमी को शरीर से बहुत मजबूत होना चाहिए। हाँ जी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये जो तुम्हारी सफलताएं रही हैं जी, और जो तुम लोगों के सामने एक उदाहरण रख पाए हो, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सिस्टम है, जिस वीडियो की तुम बात कर रहे हो, उसमें हमने बात करी थी कि किस तरह से चीन में अगर एथलीट गोल्ड लेके आता है तो सिस्टम की वजह से लेकर आता है,
और भारत में अगर एथलीट मेडल लेकर आता है तो कई बार वो सिस्टम के बावजूद लेकर आता है, सिस्टम के खिलाफ जाकर उसको लाना पड़ता है। जो सपोर्ट सिस्टम से मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिलता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर स्काउटिंग है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ कम है। और बात सरकार की भी नहीं है, जो हमारी सोसाइटी है, सबसे पहले जो सरकार को चुनती है, वो हमारी सोसाइटी अभी ऐसी नहीं हुई है कि वो रिस्क टेकिंग को प्रोत्साहित करे या सम्मान दे। तो हमारे यहाँ अभी भी बहुत वही चलता है कि कुछ पढ़ाई कर लो, एक साधारण जॉब ले लो और सेफ हो जाओ, सिक्योर हो जाओ, शादी वादी आउट ऑफ बॉक्स नहीं वो आउट सोचते ऑफ हैं। बॉक्स नहीं जाते हैं। और आउट ऑफ बॉक्स के लिए भी मैंने जिसकी बात कर रहे हो आप, उसमें बात करी थी कि 4C हैं जो हमें रोकते हैं। तो पहला है कैपिटल की कमी, दूसरा है कल्चर हमारा, तीसरा है कॉन्फॉर्मिटी कि हम झुक बहुत जल्दी जाते हैं और बस जैसी भेड़ चाल है उसके पीछे पीछे, और चौथी चीज़ मैंने कही थी क्रिकेट। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे जो पूरा एथलेटिक्स सीन है उसको विकसित नहीं होने दे रही हैं। हालांकि उसमें बदलाव तो आ ही रहा है और उस बदलाव के खुद तुम उदाहरण हो। नहीं बिल्कुल जी। और मुझे पर्सनली मतलब एज एन एथलीट मैं कभी भी उस चीज़ को दूसरे तरीके से नहीं देखता कि हमारी टीम, क्रिकेट टीम कहीं जीतती है या वो कहीं भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मुझे बल्कि ये लगता है कि हम और स्पोर्ट में भी बहुत आगे जा सकते हैं, ऊपर उठ सकते। जैसे क्रिकेट में लोगों के अंदर इतनी रुचि है, वो देखते हैं, तो वैसे ही दूसरे स्पोर्ट में जैसे ओलंपिक्स होता है, हमारे पास अब क्या है कि ओलंपिक जो स्पोर्ट है वो 4 साल में ही, ओलंपिक्स के टाइम ही लोग उसमें इतने जुनून से देखते हैं। दूसरा मौका हमको बहुत कम मिल पाता है। जैसे हम बाकी कंपटीशन खेलते हैं, यूरोप में हमारे ज़्यादातर होते हैं या यूएस में होते हैं, तो लोग उतना उसको फॉलो नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कंपटीशन आए, जो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं वो यहीं पे compete करें, ताकि हमारे लोग अदर स्पोर्ट में भी जाएं। जैसे वो हॉकी। तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि इस काम को सरकार करेगी या स्पोर्ट्स एसोसिएशंस करेंगी। मैं समझाता हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि इंडियंस जो नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। जो हमारे यहाँ का थोड़ा इलीट वर्ग है, उदाहरण के लिए जो फुटबॉल लीग्स हैं दुनिया भर की, उनको फॉलो करता है। इसी तरीके से टेनिस में बदकिस्मती की बात है लेकिन टॉप 100 में हमारी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जब ग्रैंड स्लैम्स होते हैं तो इंडियंस उनको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वहाँ पर पैसा है, ग्लैमर है और भेड़चाल है कि देखो वहाँ पर जो वेल मनीड लोग हैं और जो एडवांस लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। भारत में जो थोड़े लेस ग्लैमरस स्पोर्ट्स हैं और जो थोड़े उपेक्षित स्पोर्ट्स हैं, वो तो तभी सामने आएंगे जब ऐसे जवान लोग खड़े हों जो कहें कि भाई इस स्पोर्ट पे मेरा दिल आ गया है, अब इसमें करियर हो, पैसा हो, नहीं हो, मैं आगे बढ़ूंगा जी। ये ज़रूर हो सकता है कि जब मैं आगे बढ़ूं तो मेरी वजह से ये स्पोर्ट फिर ग्लैमरस हो जाए, मेरे आगे बढ़ने के कारण फिर इसमें पैसा और स्पॉन्सरशिप और फॉलोअरशिप आ जाए जी। नहीं तो हमारा देश ऐसा है, हमारे सोचने का, हमारी जो पूरी पिटी हुई जो लकीर बन गई है ना, वो ऐसी हो गई है कि हम उधर को ही चल देते हैं जिधर को सब चल रहे होते हैं। तो हम फुटबॉल भी देख लेंगे, अगर उसको जो तथाकथित सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं फुटबॉल देख रहे हैं, हम देख लेंगे। हम टेनिस देख लेंगे, कुछ और भी स्पोर्ट्स हम देख लेंगे। हमारे यहाँ पे रग्बी और बेसबॉल को फॉलो करने वाले लोग भी हैं। अभी ट्रैक एंड फील्ड अगर वर्ल्ड वाइड देखें जी, तो मतलब अपने आप में एक, अगर ओलंपिक्स की बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड का एक अलग ही रुतबा है। हमारे देश में मिल्खा सिंह जी, पीटी उषा जी और पहले काफ़ी ऐसे एथलीट रहे हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज जी, जिन्होंने अच्छा किया है प्रदर्शन। और आपने जैसे बोला कि इन स्पोर्ट्स की तरफ इतना वो था नहीं, मतलब हाँ, यूसेन बोल्ट और सभी जो माइकल जॉनसन, जो सभी ऐसे एथलीट रहे हैं उनको फॉलो किया है सभी ने। लेकिन जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे नहीं पता था एथलेटिक्स के बारे में, जेवलिन के बारे में। तो मैं भी एक तरह से उस भीड़ का ही हिस्सा था मेरे हिसाब से कि मैं स्टेडियम में गया, मैं फिटनेस करने के लिए गया, लेकिन जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल भी ये सोच के नहीं था कि हाँ क्रिकेट को ज़्यादा लोग देखते हैं और मुझे भी ये खेलना है, या मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, या मैं उधर सभी स्पोर्ट थे। वो मल्टी स्पोर्ट, मतलब एक स्टेडियम था, उसके बीच में
फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बास्केटबॉल भी था, अच्छा जी हॉकी भी था, सभी अपने स्पोर्ट जिसमें हमारे स्पोर्ट्स ऑलरेडी अच्छे हैं और जिसमें ग्लैमरस है, सब सब तरह का था। पर वो जेवलिन ही मतलब उसकी तरफ ही मेरी नज़र गई और मन में वही चीज़ बैठी कि यार मुझे यही करना है। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे मुझे स्पॉन्सर मिलेंगे, मुझे पैसा मिलेगा, मैं ओलंपिक्स तक जाऊंगा नहीं जाऊंगा, या फिर मैं अपना नाम बना पाऊंगा कि नहीं। बस मेरे मन ने बोला और माइंड कहीं ना कहीं बस ये एक वो डायरेक्शन में चल पड़ा कि यार इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े। और एक समय तक टाइम ऐसा था जी कि घर वाले मुझे भेजते थे कि भाई ग्राउंड का टाइम हो गया, चलो तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की यंग जनरेशन में मतलब ठीक है, पेरेंट्स आपको एक काम सौंपते हैं, आपको बोलते हैं कि हाँ जल्दी उठना है, ये करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सच में बदलाव आया मेरी लाइफ में या स्पोर्टिंग करियर में या शुरुआत के दिनों में, वो तब आया जब मैं खुद उठने लगा, मैं खुद जाने लगा स्टेडियम में। मुझे पता था कि मेरी आज बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है, लेकिन वो मुझे मज़ा आने लगा, वो पेन मुझे अच्छा लगने लगा कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे बस से लटक के कैसे भी जाना है, मुझे स्टेडियम पहुंचना है। उसके बाद फिर जो भी प्रोसीजर रहता था, फिर आते टाइम वही बस निकल जाती थी मेरी कभी कभी, क्योंकि 7 बजे शाम को लास्ट बस होती थी। उसके बाद फिर लिफ्ट लेना, या मतलब काफ़ी वो टाइम ऐसा था। मैं समझ सकता। तो उस तरीके से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो जो भी सोच थी उसके पीछे वो बिल्कुल भी मुझे ये नहीं पता था फ्यूचर के बारे में। क्योंकि आजकल जब कोई हम डिसीजन लेते हैं तो पहले ये सोच के लेते हैं कि फ्यूचर में अगर इसमें ये अच्छा हो गया तो क्या होने वाला है। बल्कि वो मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो या क्या क्या शुरुआत हो रही है। और वो पर अपनी जर्नी से मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम थोड़ा सा ऊपर निकल के सोचें, निडर होकर सोचें और अपने सच्चे मन से मेहनत करें, सच्चे दिल से। क्योंकि मेहनत में सर कोई कमी नहीं आने दी, मेहनत वो सच्चे मन से थी। बहुत बढ़िया। काफ़ी चीज़ें थी जो शायद से एक छोटे बच्चे को करनी चाहिए, या उस एज में लगता है कि हाँ कोई परिवार में आसपास, घर के आसपास कोई शादी है वो अटेंड करना, फेस्टिवल अटेंड करना, वो चीज़ें तो हैं जो मुझे छोड़नी पड़ी काफ़ी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जैसा आपने कहा कि एक वो एग्जाम्पल सेट करना, अब वो सर वो एग्जाम्पल ऐसा सेट कर दिया है कि बच्चे अभी दूसरों के लिए विश्वास करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में या जेवलिन में भी कुछ है और हमको ऐसा करना है। और ये सिर्फ सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जेवलिन की बात नहीं है। मुझे लगता है कि कई बार मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कोई दूसरा स्पोर्ट भी करता इसी डेडिकेशन और इसी मन के साथ। क्योंकि मेरे अंदर किसी को ऐसे टैलेंट नहीं लगा था कि अलग से मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। लेकिन वो मेहनत और जो भी था वो सच्चे मन से, वो जर्नी थी वो बहुत दिल से थी। तो अगर मैं कोई दूसरा स्पोर्ट भी चुनता कोई तो दूसरे स्पोर्ट की भी नहीं है। ये जो रुख है ना, एटीट्यूड, ये हिंदुस्तान को एक स्पोर्ट में, दूसरे स्पोर्ट में और जिंदगी के हर फील्ड में चाहिए। जहां पर एक छोटा बच्चा है, वो जाता है, बहुत ऑर्डिनरी फैमिली से आ रहा है और वो जाता है वहां पर, उसको जेवलिन भी अवेलेबल है चॉइस के रूप में, उसको क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, और क्रिकेट बहुत ग्लैमरस है, वहाँ बैडमिंटन भी रहा होगा, शायद रेसलिंग भी रही होगी, बॉक्सिंग भी रही होगी, हरियाणा का सीन उस मामले में अच्छा है, ये सारे उसको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन वो कहता है भाई मुझे नहीं पता मुझे ये चीज़ क्यों बुला रही है, पर अगर मुझे बुला रही है तो मैं कम से कम डर के मारे तो नहीं रुकूंगा। बिल्कुल मैं नहीं रुकूंगा, और जितनी मुझे इसको मेहनत देनी है मैं दूंगा। हिंदुस्तान को ये रुख हमें साइंस में चाहिए, हमें आर्ट्स में चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योरशिप में चाहिए। ये जो कर रहे हो ये एक तरह के एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप माने सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, कोई नई अच्छी चीज शुरू करना सच्ची एंटरप्रेन्योरशिप है, भले ही उसमें भविष्य का कुछ ना पता चला। अभी जो बीच में एक बात बोली ना नीरज जी, कि मुझे नहीं पता था इसमें आगे क्या मिलेगा, जानते हो यही बात सब तक पहुंचाना हमारा मिशन है। इसी को शास्त्रीय तौर पर क्लासिकली कहते हैं निष्काम कर्म। मुझे नहीं मालूम भविष्य इसमें मुझे क्या देगा, इसमें फ्यूचर का क्या होने वाला है, पर मुझे ये पता है कि ये चीज अभी मुझे ठीक लग रही है तो मुझे करनी है। जी। बहुत ही कम ऐसे परसेंटेज होते हैं कि लोग अपनी उससे रुकते हैं। कई बार फैमिली प्रॉब्लम ऐसी होती है या घर पे बोलते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते, दूसरा कोई कुछ कुछ काम कर लो, वो भी एक तरह का मुझे लगता है कि रुकावट होती है। मैं इस मामले में काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। भले ही उस टाइम पे हम गांव से थे, फाइनेंशियली वो उतनी बात नहीं थी कि एक एथलीट के लिए पूरा प्रॉपर डाइट, खर्चा, जेवलिन, स्पाइक्स, जूते, हर चीज़ चाहिए, जितना जो भी था। लेकिन वो जो मेंटली सपोर्ट मेरे साथ था कि भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो
क्योंकि कोई भी हम ऐसा काम शुरू करते हैं तो उसमें टाइम चाहिए, कम से कम 4 से 5 साल आपको एक सही लेवल पे पहुंचने के लिए लगेंगे। अभी क्या है सर, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या बता आपके किसी एक पोस्ट से आप इतने फेमस हो जाओ, तो ऐसी बात है। तो ऐसे ज़माने में वो पेशेंस कहीं ना कहीं खो गया है। क्योंकि अब जेवलिन मैंने शुरू किया तो मुझे 3 साल लगे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने में। 6 साल में मैंने एक अच्छी जगह मेडल जीता इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे मेरी इंडिया के एथलीट्स में जिसने बाहर अच्छा कुछ किया है तो वहाँ पे गिनती आने लगी। 6 साल लगे, 10-11 साल लगे मुझे ओलंपिक तक पहुंचने में, मेडल लेने में। जबकि 10 साल में तो ऑलमोस्ट कईयों का करियर बन के बिगड़ के सब कुछ हो और जाता कहीं है। और निकल जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। वो बातें दिल से आती हैं, प्यार से आती हैं। जब आप जो कर रहे होते हो, आप में उसके लिए एक जज्बा होता है, प्यार होता है और क्लैरिटी होती है कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 और लोगों ने करने को बोला है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद ये नहीं लगता कि 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, मुझे अभी तक सक्सेस क्यों नहीं मिली। उसके बाद जीत और हार लगभग एक बराबर हो जाते हैं। और जज्बा ऐसा होता है कि बिल्कुल। आदमी अगर उसमें हार भी रहा है तो जीत जैसा लगता है, और अगर उसमें जीत जाता है तो ये नहीं लगता है कोई खास बात हो गई। तो अब जिन ऐसा ही जवान फील होता है जी मुझे अभी। कई बार मैं मेरे दिमाग में बात आई जी, जब मैं पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा था, हाँ तो वो एक ही ऐसा मेडल बचा था जो अपने पास गोल्ड नहीं था। बाकी ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, डायमंड लीग, ये सभी टाइटल हो चुके थे गोल्ड के रूप में। एक सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप बचा था और मैं ऐसे सोच रहा था कि यार ये भी हो जाए, बहुत अच्छा होगा। एक कंप्लीट एथलीट, मतलब जेवलिन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो हमने नहीं जीती है। तो मैं उस दिन जीता, और मैं जिस तरीके से उससे पहले दिन रूम में था वैसे ही मैं वो गोल्ड मेडल के साथ आराम से, मतलब वो इतना फर्क नहीं पड़ा कि अब ये कुछ हो गया, अब मैं पार्टी करूंगा, मुझे सेलिब्रेट करना, वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी दूर जा रही है। लेकिन हाँ, अपना और जिंदगी का काम ये पे ध्यान नियम है। होता है कि जिस आदमी के लिए काम बड़ी चीज हो गई और जीत हार छोटी चीज हो गई, उसको पता भी नहीं चलता, वो बहुत ज्यादा जीतना शुरू कर देता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि वो इतने मीटर से इतने मीटर और इतने मीटर कब पहुंच गया। जबकि अगर आप बहुत एक टारगेट बेस्ड जीवन बनाओ, क्या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसमें प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन जो प्रोग्रेस हो सकती है सिर्फ जज्बे के साथ, प्यार के साथ काम करने में, वो प्रोग्रेस कभी टारगेट का पीछा करने में नहीं आने वाली है। बिल्कुल जी। और मैं तो मतलब जो ये बात है सर कि अपना काम पे वो करना, क्योंकि अभी जब भी मेडल्स वगैरह की जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो मैं तो ये बोलता हूँ कि यार ये तो था ही नहीं कहीं जर्नी में, ये चीज़ तो थी नहीं, बस ये बात है। मेहनत करना और यही सब कुछ था, कि बस मेहनत करनी है। और वो मुझे मज़ा आता था। और आज भी जब मैं जर्नी की ट्रेनिंग करता हूँ तो वो मुझे मज़ा आता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं मेरा टारगेट है आगे आने वाले गेम्स के लिए, या फिर मुझे वो उसके बीच में इंजरी भी आती है, सब कुछ आता है। लेकिन वो जो मैं ये बातें काफ़ी डीप होती हैं सर कि मैं अपने फील्ड में जो काम कर रहा हूँ वो मेरा एक लाइफ जीने का मतलब एक तरह से तरीका है अभी के लिए। कि मैं वो कई लोगों को वो मेहनत है, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत भी ट्रेनिंग से है क्योंकि वो शरीर तोड़ता है, और सबसे ज़्यादा पसंद भी मुझे वही चीज़ है। मतलब वो एक इस तरीके से बोल रहा हूँ सर मैं, क्योंकि वो चीज़ है, कोच प्लान बनाता अब है। ये तुमको पता नहीं है, पर जो तुम बातें बोल रहे हो ना, वो हमारे फील्ड की हैं, पूरी आध्यात्मिक बातें हैं। कि जो असली चीज होती है, असली चीज है, ट्रुथ, रियलिटी, उसका ये लक्षण हमेशा बताया जाता है कि वो परेशान बहुत करेगा, कि वो तोड़ेगा, लेकिन आप उसके बिना जी भी नहीं सकते। ठीक वैसे जैसे तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है, जैसे तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है ना, वैसे ही एक वाइडर और डीपर सेंस में सत्य, ट्रुथ, जो असली चीज होती है उसके लिए होता है कि जो भी असली चीज जिंदगी में आएगी उसको आप छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन साथ ही साथ वो चीज़ परेशान बहुत करेगी, लेकिन परेशानी के बावजूद आपका दिल आ गया, बस ये क्योंकि तो वो आशिकी है। क्योंकि जो मैं एक लाइफ जी रहे हैं सर, क्योंकि वो है तो एक ही, मतलब सब जो भी मैंने जितने साल अभी तक स्पोर्ट को दिए हैं उसमें सबसे जब बड़ा हिस्सा रहा है वो ट्रेनिंग का ही है। कि मैं 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग रहती है, उसके लिए ही पूरा दिन प्रिपरेशन होती है, अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना खाना और फिर ट्रेनिंग करना, सब कुछ है तो ट्रेनिंग के लिए ही। और वो जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है कि एक इंसानी शरीर के लिए उतना ज़्यादा बिना बात मेहनत करना, मतलब कि सुबह उठे फिर वो शरीर के साथ इतना हमने वो किया, 1 घंटा 1.5 घंटा सर शरीर झेलता है। उसके बाद फिर वो मेंटली हमको खींचना पड़ता है कि भाई बस और करनी है, अभी टारगेट बचा है। फिर शाम को और ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग होती है।
तो एक किस्म से देखे तो वो डर भी लगता है कि कल को इतनी हार्ड ट्रेनिंग है। हाँ, पर जब वो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो जब एक तरह से वो उस दिन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है, तो वो जो आनंद आता है उसके बाद जब आराम से लेटते हैं स्टेडियम में ऐसे कि भाई हाँ ये खत्म कर दी है और बहुत ही अच्छी रही, तो वो सोच के ऐसा लगता है कि ऐसा मजा ही नहीं है कहीं और पे। इसमें एक मैं बात बताता हूँ, वो आनंद ट्रेनिंग के बाद तो आता ही है। हम्म। छुपी हुई बात यह है कि जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जिस्म टूट रहा होता है ना, हम्म। तब भी वो कहीं ना कहीं पीछे मौजूद होता है। हम्म। चूंकि वो मौजूद होता है इसलिए हम ट्रेनिंग छोड़ते नहीं। जी। वो चीज़ ऐसी है, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि आप सही काम कर रहे हो ज़िंदगी में, चाहे स्पोर्ट्स में हो किसी भी फील्ड में हो, कि आप सही काम कर रहे हो और उसमें बहुत प्लेजर आ जाएगा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। भाई अच्छा काम तो तोड़ेगा, हम्म। अच्छा काम तो तोड़ेगा। आपका काम है वो आपको तोड़ रहा है तो भी आप उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, और ये पूछो ही मत कि उसमें से मिला क्या। अब कॉमन माइंड को ये बात अजीब लगती है कि जब कुछ मिला नहीं तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों टूट रहा हूँ, काम में टूट भी रहा हूँ, पूछू भी नहीं मिला गया। भाई यही मिस्टिसिज्म है, यही छुपी हुई बात है। जो इस छुपी हुई बात को दिल से समझने लग जाता है वो फिर गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है। जी। ट्रेनिंग जो ज़्यादातर रिजल्ट्स या जो हमारी परफॉर्मेंस है वो जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम हमारा क्या एटीट्यूड होता है या उसके पीछे हमारे माइंड में क्या चल रहा है। अब कई बार इतनी मुश्किल ट्रेनिंग है, कोच ने बता दिया, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और मेरे माइंड में चल रहा है ये कि यार बस ख़त्म हो जाए जल्दी यार, बहुत मुश्किल से हो रहा है, आज तो बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है, बहुत ही हार्ड है। एक तो वो चले दिमाग में, वो मैं करूँगा तो पूरा, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो कहीं दूसरी जगह पे है कि यार बस ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने के बाद मुझे वो अलग तरह का आनंद आया कि ख़त्म हो गई। एक मेरा है ध्यान कि आज का जो टारगेट है, आज कोच ने बोला है तो इतने केजी तक उठाना है, मुझे वो उठाना ही है, और वो उसके लिए मैं पूरा फोकस करके बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटा के वो उस दिन का उस टाइम का जो मेरा काम है, और मुझे ये पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, तो वो पॉजिटिव एनर्जी वो पूरा उसको इम्प्रूव करने में पूरी हम वहाँ पे लगाएं कि आज का जो ट्रेनिंग है वो इतने मन से करना है। तो उसमें सर फिर कहीं ना कहीं वो थकावट या बाकी सब चीज़ें हैं वो भी एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है, हम दिमागी तौर से इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं कि वो मुश्किल ट्रेनिंग भी हम बड़े ही आनंद से करते हैं। तो वो चीज़, लेकिन टिके रहने का जो सूत्र हाँ है, जो समझने की बात है, वो ये है कि वो दिन हमेशा नहीं आएंगे कि कोच हमें तोड़ रहा हो बिल्कुल जी। और हमारा मन करे कि तू तोड़ता चल, हम टूटते चलेंगे। वो हमेशा नहीं होगा। सबसे आसान समय ही वो होता है जब हम बहुत कंपटीशन के पास होते जब हैं। पास होते हैं हाँ तब तो जी, प्रेशर होता है, तो कहते हैं कोच अभी भाई साहब जो करवाना है करवाओ। फिजिकली आसान होता है, वो मेंटली वो टफ होता चला जाता है। जीत के वो निकलते हैं असली, समझ लो काम उन्होंने करा जिनका जब मन नहीं भी कर रहा, बिल्कुल ये जब कोच पे गुस्सा भी आ रहा है, जब लग रहा है यार कहीं और चला जाऊं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मन का काम है चंचल इधर उधर भागना, तब भी छोड़ के ना भागे। जब मन लग ही रहा है तब काम, कंसिस्टेंसी। हाँ जब मन लग ही रहा है तब काम करा। ये अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मन तो लग ही रहा था। बिल्कुल जी। मन लग ही रहा था, आपने काम कर दिया, ये अच्छी बात है, बढ़िया, ठीक है, बड़ी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब मन नहीं लग रहा पर पता है कि यही सही काम है, कोच ने बताया है, तो मैं करूंगा। मेरा मन नहीं लग रहा पर करूंगा क्योंकि सही काम है। जो ऐसा हो जाता है उसको कोई नहीं रोक पाता फिर। जैसे कई एथलीट्स की ऐसी स्टोरी है, माइकल फेल्प्स ने भी ये बात बोली है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर खिलाड़ियों की उसकी ये स्टोरी है लाइफ की, कि जब भी हम सुबह उठते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत कल कैसी हुई उससे बहुत डिपेंड करता है कि आज शरीर कैसा फील कर रहा है। तो बड़ा मुश्किल होता है उठना सुबह, ऐसे वो बॉडी दर्द दर्द कर रही है, अगली ट्रेनिंग उससे भी ज़्यादा हार्ड है, वो माइंड में सोचना इतना हार्ड होता है कई बार सुबह उठ के, क्योंकि हम उठते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार आज क्या है, आज भले ही स्लो मॉर्निंग होती है लेकिन वो जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो बहुत ही मुश्किल वाला होता है, और वो उस शरीर के साथ जो कि कल टूटा था, आज और ज़्यादा उससे मेहनत होने वाली है, कल और ज़्यादा। जैसा आपने बोला ऐसे हमेशा नहीं होता, एक टाइम आता है कि थोड़ा कम भी होता है, लेकिन बहुत सारे एथलीट्स की ऐसी स्टोरी होती है कि वो सुबह उठ के जाना नहीं चाहते स्टेडियम या ग्राउंड पे, या मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं यार आज तो ऐसा फील हो रहा है नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी माइंड को ऐसे तैयार करके वहाँ तक जाना होता है, बस वहाँ पे पहुँच गए तो पूरा करके ही लौटेंगे। अगर वहाँ पे नहीं गए तो शाम को मुझे इतनी ज़्यादा गिल्टी महसूस होती है कि मैंने यार ऐसा क्यों किया। बात उस दिन की है, बात उस शाम की है, पर एक बात, अभी उम्र कम है तो उतनी नहीं दिखाई देगी, बात पूरी जिंदगी की है।
क्योंकि ये जो कर रहे हो ना, ये सिर्फ एथलीट के तौर पे तुमको नहीं तैयार कर रहा है, ये तुमको एक दूसरा इंसान ही बना रहा है। एक दिन आएगा जब ट्रैक को अलविदा कर दोगे, रिटायर हो जाओगे, लेकिन ज़िंदगी उसके बाद भी बहुत है। हाँ जी। ये जो अभी अपने आप को अनुशासन दे रहे हो, जान लिया है सही काम क्या है, साधारण परिवार से आए थे, अपने दम पे मेहनत करी है, खड़े होकर पहुंच गए हैं और आज ट्रेनिंग करे ही जा रहे हैं, ये चीज़ तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कुछ और बना देगी। और सिर्फ तुम्हें नहीं बना देगी, जितने लोग तुम्हें देख रहे हैं उन तक भी ये खबर पहुंच रही है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि दबी हुई ज़िंदगी जियो या कि बस अपने मनचले हिसाब से चल रहे हैं, डर के चल रहे हैं, वैसे नहीं है। एक एक काम को पकड़ के और उसको अपनी ज़िंदगी निछावर करके जिया जा सकता है और उसमें एक अलग खूबसूरती होती है। लेकिन उसमें एक खतरा है अभी। खतरा ये है कि वो ये ना सोचें कि नीरज की खासियत ये है कि नीरज ने गोल्ड निकाल दिए, 1 रैंकिंग हासिल कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम जब सबको अपना संदेश दो तो उसमें बोलो कि आप बस ये मत देखो कि मैंने सफलताएं क्या हासिल करी, आप ये देखो कि मैं किस बैकग्राउंड से उठा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और अगर मैं सफल नहीं भी हो रहा तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे प्यार है अपने काम से, मैं अपना काम अपने प्यार के लिए बिल्कुल जी। करूँगा। हिंदुस्तान को ऐसे जवान लोग मिलने लग गए ना, ऐसे ज़्यादा नहीं, 100, 500, 1000 भी मिल जाएं तो समझ लो राष्ट्र बिल्कुल बदल के खड़ा हो जाएगा। और सर, जैसा आपने बोला कि अभी सभी को जीत दिखती है, मेडल्स दिखते हैं, हाँ। लेकिन एक टाइम तक ऐसा था कि मैं 5-6 साल तक तो सीनियर लेवल पे तो इतना कुछ जीत ही नहीं रहा था। टोक्यो ओलंपिक से पहले तक मैं डायमंड लीग्स या इन चीज़ों में पार्ट लेता था, मेरे आज तक कोई पोजीशन नहीं थी। ज़्यादातर जब मैंने खुद को पहचाना या खुद के ऊपर थोड़ा और बिलीव हुआ कि हाँ मैंने ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया, तो अब तो बाकी सब चीज़ों में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो टोक्यो के बाद से मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में रहा हूँ। उससे पहले ऐसा टाइम भी था कि मैं शायद से कुछ नहीं जीता। तो ज़्यादातर टाइम सर जो मेरा जीतने का है वो बहुत ही कम है पर्दे की पीछे मेहनत वाले से। ये तो वो जो पर्दे की पीछे वाली मेहनत है वो उतने ही शिद्दत से, उतने ही लगन से करते रहो हाँ। कि वो 10 साल जो मुझे टोक्यो मेडल जीतने में लगे, हाँ। तो वो पिछले जो पूरे 10 साल थे उसके बीच में, तो वो जो पर्दे के पीछे की मेहनत थी, जहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा था, हाँ। मेरे पास कोई नाम नहीं था, लोग मुझे पहचानते नहीं थे, मैं ऐसे ही चला जाता था, फ्लाइट्स में हूँ, मार्केट में हूँ, कहीं पे भी। तो वो जो जर्नी थी वो है असली चीज़ जो जिसने आज यहाँ तक पहुँचाया और हूँ। वही जो असली चीज़ है वो जितने भी तरीके से हो सके उसको लोगों के सामने लाओ। जी। देश के लिए एक अच्छी बात यह है कि देश को मेडल ला कर दिया। देश के लिए उससे ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि तुम हमारा ये जो जो क्या बोलूं, लवलेस देश है ना जी। तुम इसको आशिकी सिखा दो, असली काम से आशिकी, कि 10 साल तक कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं पूछ रहा हासिल क्या होगा, मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद है। सर सबकी अपनी एक मजबूरी होती है, पर उसमें से भी थोड़ा सा डीपली सोचें और थोड़ा ऊपर उठ के सोचें तो चीज़ें हैं काफ़ी। जैसे कई बार मैं मानता हूं कि लोगों को बस सोचना है कि बस कुछ काम मिल जाए यार, 5-10 हज़ार रुपये का मेरा हो जाए, फैमिली चल जाएगी। तो ये काफ़ी मजबूरी भी है हमारे देश के लोगों की कि फैमिली चलानी है, ऐसी मजबूरी है। अपने रिश्तों में, फैमिली के उसमें दबाव में इतने फंसे होते हैं कि उनको वो करना पड़ता है। पर फिर अगर मैं एक गांव से उठ के, ऐसी फैमिली से उठ के जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ज़्यादातर स्टार्टिंग में तो मेहनत ही थी, बाकी सब चीज़ें तो बाद में शुरू हुई कि पैसा चाहिए वो सब चीज़ें, लेकिन उससे पहले तो मेहनत थी। जो खाना था नॉर्मल खाना तो नॉर्मल ही था, कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही 5 स्टार होटल्स में जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ। वो जो स्टार्टिंग की जर्नी थी वो नॉर्मल ही थी, और मुझे लगता है कि ऐसे ही शुरुआत होती है सभी की, बहुत ही सभी की ऐसी ही होती है। और जहां तक मजबूरी का भी सवाल है, देखो ये जवान लोग जो आज कह रहे हैं कि हम दिल वाला काम, असली काम नहीं कर सकते क्योंकि हम मजबूर हो जाते हैं, जिन चीज़ों का तुमने जिक्र किया कि फैमिली होती है, सोसाइटी होती है, ये सब देखना होता है। जो जवान लोग कह रहे हैं हम मजबूर हो जाते हैं, यही तो कल को माँ बाप बनेंगे ना। चलो तुम्हें पता चला कि तुम मजबूर थे, कम से कम अपने बच्चों को मजबूर करना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारे सब कुछ है, हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारे ऊपर दबाव डाल दिया होता कि चल तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर, चल तू ये कर, हाँ, तो हमको ये एथलीट नहीं मिलता। तो जो लोग मजबूरी की बात कर रहे हैं, हमें उनसे कहना होगा कि पहली बात तो देखो, मजबूरी उतनी घनी कभी होती नहीं जितनी तुम बता रहे हो, मजबूरी से संघर्ष करा जा सकता है। दूसरी बात, अगर तुम्हें मजबूरी का सामना करना पड़ा है तो कम से कम अब दूसरों को तुम मजबूर मत करना
तुम आज जवान हो, कल के तुम माँ बाप हो, अपने बच्चों को पूरी आज़ादी देना कि वो दिल से जी पाएं। सर मेरी फैमिली में एक आज़ादी की तो बात है कि उन्होंने मुझे एक फ्रीडम दिया, अपनी मेहनत करने का मौका दिया। वही तो उन्होंने मुझे एक चीज़ ऐसी दी कि हाँ कोई बात नहीं, कर भाई, हम तेरे पीछे हैं। वरना तो उनको बेचारों को स्पोर्ट्स के बारे में, जेवलिन के बारे में, कि स्पोर्ट्स की क्या डाइट होनी चाहिए उसके बारे में, हरियाणा में तो भी मानते हैं कि बस 2 चम्मच घी के ज़्यादा डाल दिए सब्जी में, वो ज़्यादा हो गया, एक बड़ा कटोरा दूध का दे दिया, ये चीज़ें। लेकिन जो उन्होंने सबसे अच्छी मेरे लिए किया है वो ये है कि मुझे एक समय दिया उन्होंने कि भाई कर मेहनत। और उन्होंने देखा कि मैं कितने दिल से कर रहा था। मैं सुबह उठता था, मैं अपना सामान पैक करता था, मैं सब कुछ बड़े डेडिकेशन से करता था। और वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी हेल्प की। और यही असली प्यार होता है, जो भी मैंने कहा ना कि ये जो हमारा प्रेमहीन सा समाज हो गया है, इसको थोड़ा प्रेम सीखने की ज़रूरत होती है। प्रेम हम सोचते हैं इसमें है कि हम बच्चे पे दबाव डालेंगे, तू अपना करियर बना ले, कि तेरे फ्यूचर का क्या होगा। उससे ज़्यादा प्रेम की ये बात है समझना कि भाई तेरा दिल कहाँ पे है, तू खुल के ज़िंदगी कैसी जी पाएगा, और हम तुझे उसमें सपोर्ट करते हैं। पहली बात तो बता ही नहीं पाते जी पेरेंट्स को आजकल। मतलब ऐसा कुछ होता है कि बोलते हैं हम, बच्चे में इतना दम नहीं होता कि वो अपने पसंद की चीज़ें वैसा बता दे। वो मुझे नहीं पता कि वैसा क्यों है, क्योंकि मैं अपनी जर्नी है, मुझे इतना पता है। पर मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वो क्योंकि मेरी जर्नी अलग रही है और मैंने अपनी ही जर्नी से, मतलब मैं इतना पूरा साल घर से बाहर रहता हूँ या ऐसे रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता पेरेंट्स उस टाइम कैसा फील करते हैं। बच्चा उतना बोल नहीं पाता कि उसको शायद वो बच्चा फ्रीडम मिल बोल सके। इसलिए नहीं पाता ना, क्योंकि उसने घर में सूंघ लिया होता है, भले ही उससे लफ्ज़ों से ना बोला गया हो, पर उसने सूंघ लिया होता है कि यहाँ पर डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको पता होता है कि अगर मैं उनके सामने जाकर कोई ऐसी बात बोलूँगा जो थोड़ी ऑफ बीट होगी, जो थोड़ा अलग की होगी, तो ये नाराज़ हो जाएंगे या इनका दिल दुखेगा। और हम दूसरों का दिल दुखाना चाहते नहीं। हिंदुस्तान में हमारे बहुत रहता है कि वो सारे बिल्कुल काम जी। करो जिसमें दूसरा जरा हमसे खुश रहे। लेकिन ये खुशी वगैरह के चक्कर में ना, जो हम ओलंपिक्स मेडल टैली में अपनी जगह देखते हैं ना, वो सिर्फ ओलंपिक्स मेडल टैली की नहीं है, वो जिंदगी की हमारी जगह है। हर बार एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, हर बार मेरे पास सवाल आते हैं उसको लेके, मैं हर बार बोलता हूँ। इस बार तो जो बोला वो छपा भी था कई जगह। मैं कहता हूँ ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है कि साहब आपके इतने मेडल्स हैं, ये नहीं है, और आप सबसे इतने नीचे खड़े हुए हो, 40वां नंबर है, 80वां नंबर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके समाज की स्थिति है, ये दर्पण है कि हम लोग कैसे हैं। क्योंकि ये स्पोर्ट्स का नेचर है कि उसमें एक इनहेरेंट रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, पर एक साधारण जो बनी बनाई सेफ नौकरी होती है उससे ज़्यादा रिस्क होता है। तो अगर आपका समाज ही बहुत डरा हुआ है तो रिस्क नहीं लेगा तो वो स्पोर्ट्स में दिखाई देगा, मेडल टैली में दिखाई देगा। हमें घर ऐसे चाहिए जिसमें माँ बाप प्यार जानते हों, और जब प्यार होता है तो हिम्मत आ जाती है, अपने लिए भी आ जाती है, अपने बच्चों के लिए भी आ जाती है। और जब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं खास तौर पे नाम लूंगा लड़कियों का। 50% मेडल तो अब फीमेल्स के हाथ में होते हैं। ये जो अभी तुम्हारा लास्ट ओलंपिक्स हुआ है, इसमें 50% जो मेडल्स थे वो फीमेल इवेंट्स के, स्पोर्ट्स के थे। आप 50-50 ये पूरा, मतलब अब तो अभी 50-50 ये हो ओलंपिक्स, गया, हाँ, पूरा इस ओलंपिक्स में आके 50-50 हो गया। और पूरा चांस ही मिलना चाहिए जी, मतलब पूरा चांस मिलना चाहिए, हाँ। पर चांस नहीं मिलता। लड़का ही इतना डरा हुआ है कि वो माँ बाप के सामने खुल के अपनी दिल की बात नहीं कर सकता, तो लड़की क्या करेगी। और अगर फीमेल्स का वाला आप काउंटर आपने 0 कर दिया तो फिर सोचिए आप कहाँ पहुंचेंगे। अमेरिका के अगर 10 मेडल आते हैं तो उसमें से 6 तो उनकी जो फीमेल एथलीट्स होती हैं वो लेकर के आती हैं। बिल्कुल जी। हमें एक खुलेपन का माहौल चाहिए, हमें मजबूती चाहिए, और हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि ज़िंदगी सिर्फ तभी अच्छी है जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी इमेजेस के हिसाब से हो रही है। शायद आप जो सोच रहे हैं उससे अलग जो कुछ होगा वो आपके सोचे हुए से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। बिल्कुल, है ना? तुमने कभी नहीं मेरे सोचा साथ ऐसा ही होगा, हुआ है। हाँ, तुमने कभी नहीं सोचा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि आज नीरज वहाँ खड़ा होगा जहाँ वो खड़ा है। सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए इंस्पिरेशन बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद कई और नीरज हैं जो खड़े होंगे, होने चाहिए, बहुत ज़रूरत है आज। मेरे केस में ये चीज़ अच्छी होगी कि मैं जेवलिन ही मैंने चुना और वही मुझे पसंद आया, मैंने वो कर लिया, मैं यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन शायद से कुछ ही % ऐसा होता है कि हम
प्रॉपर अगर उसके बारे में ना सोच समझ के, उसका पता ना हो, ऐसे चीज़ चुन ले वो, उसमें हम इतने उसमें आगे पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसे शायद से काफ़ी टैलेंट हमारे ख़राब हो जाते हैं जो कि शायद किसी दूसरे स्पोर्ट में, क्योंकि बाहर क्या होता है दूसरी कंट्रीज़ में, उनको सभी स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है। फिर उसमें से कोचेस देखते हैं कि ये सबसे बेस्ट कौन सा स्पोर्ट्स कर रहा है या कर रही है, फिर उसको उस स्पोर्ट्स में डाला जाता है, स्पेशल कोच के साथ काम किया जाता है। अब मेरे मामले में तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो बस शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी हमारे यहाँ पे शुरू हो। और रही बात सर दूसरे उसकी, मुझे लगता है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स ये दोनों मतलब आपस में मिले हुए हैं। अब जो यूएस के एथलीट्स के मेडल आते हैं वो स्टूडेंट एथलीट्स होते हैं। हाँ। वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, NCAA चैम्पियनशिप जो वहाँ की होती है वो पूरा वो खेलते हैं, और प्रॉपर वो ओलंपिक में भी जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीतते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ही मेडल हैं एक तरह से। हाँ, और उधर की यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी हैं, उनकी फैसिलिटीज़ मैंने देखी हैं। तो वो चीज़ें जो स्कूल, हमारे स्कूल लेवल से, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा यूथ जो है स्कूल और कॉलेज के हाथ में है, यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में है। तो अगर वो इस चीज़ को समझने लगे इस कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये टाइम, क्योंकि जो आजकल सर टाइम चल गया है सोशल मीडिया का, और हम लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, हमारे लोग आपस में एक दूसरे लड़ते रहते हैं, पता नहीं इतना टाइम कहाँ से होता है उनके पास, लेकिन वो टाइम जो है वो कहीं वो एनर्जी जो दूसरी जगह पे लगा सकते हैं वो। तो खासकर मैं स्कूल को और कॉलेजेस को मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ बाहर के बारे में देखें, जो भी मतलब स्कूल के प्रॉपर हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, वो एक बार देखें बाहर कैसे काम होता है। तो अच्छी चीज़ हमको लेनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ है बाहर की, वो इतनी अच्छी फैसिलिटी बनाते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को कहीं जाने की ही ज़रूरत नहीं है, उनको सब कुछ वहीं पे मिलेगा। उनके आपस में यूनिवर्सिटी लेवल पे ही इतना कंपटीशन है, वो शायद से ओलंपिक से टफ पड़ जाता है। तो वो चीज़ें हम बिल्ड क्यों नहीं कर सकते इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद? और हमारे पास यूथ की इतनी ज़बरदस्त पावर है कि अगर वो सही डायरेक्शन में चल गया ना, तो इंडिया का एकदम अलग ही फ्यूचर होगा। देखो अभी एक जो हवा बह रही है वो ये भी है कि हम किसी और की ओर क्यों देखें, अमेरिका की ओर क्यों देखें, दूसरों से क्यों देखें। तो जो लोग ये आर्ग्यूमेंट लेके आए ना कि हमें बाहर की ओर नहीं देखना है, उनके लिए एक और दूसरा और ज़्यादा इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट हो सकता है, चलो बाहर की ओर मत देखो, अंदर की ओर देख लो। अंदर की ओर देखोगे तो ये पाओगे कि इंसान अकेला जानवर है जो अब जंगल में नहीं रहता, माने जो उसका प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट था वहाँ नहीं रहता है। हम बाहर आ गए हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो तो इतना इवॉल्व नहीं कर गई है ना। आपकी बॉडी आज से 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले हमने खेती शुरू करी थी, उससे पहले हम जंगल में रहते थे। तो 10,000 साल पहले के आदमी की बॉडी देखोगे और आज के आदमी की देखोगे तो बॉडी एसेंशियली आज भी वही है जो तब होती थी, ठीक है ना, भले ही हम जंगल से बाहर आ गए। तो बॉडी हेल्दी रहने के लिए मांगती है कि तुम वही लेवल की फिजिकल एक्टिविटी करो जो तुम जंगल में करा करते थे, और अगर वो नहीं करोगे तो शरीर हमारा गिरेगा। और जो हम हैं मनुष्य, हम साइकोसोमेटिक होते हैं। साइकोसोमेटिक का क्या मतलब कि हमारे में जो साइको होता है, और जो साइको माने मन और सोमा माने बॉडी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से अगर एक भी बीमार पड़ गया तो दूसरा भी बीमार हो जाएगा। माने अगर बॉडी आपकी वैसी नहीं है और उतना ही काम नहीं कर रही है और उतनी एजाइल नहीं है जैसी वो प्रकृति के साथ हुआ करती थी पहले, तो आपका मन भी बीमार पड़ेगा। अब मन के बीमार पड़ने का नतीजा ये है कि आज हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, चाहे जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो हो गया, चाहे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हो गया, इनके कारण टोटल एनिहिलेशन माने पूरा महाविध्वंस, एकदम महाप्रलय उसके बहुत पास खड़ी हुई है। ये मन की बीमारी से हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि मन और तन दोनों लिंक्ड होते हैं, साइकोसोमेटिक। तो हमने जो अपने शरीरों के साथ कर लिया है ना, वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि आज जो हम इस पूरे प्लेनेट के साथ कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स बस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको फिजिकली फिट रखेगी। अगर हमको इस पूरी पृथ्वी को भी बचाना है तो हमें इंसान को एक सही काबिल शरीर देना पड़ेगा। फालतू ऊर्जा वरना मन की ओर बहेगी। जो काम शरीर से हो जाना चाहिए था, आपके पास एनर्जी है, एक्सुबरेंस है, आप उससे आके एक्सरसाइज करो, दौड़ो, खेलो, कॉम्पीट करो, वो काम फिर आप मन से करोगे। और जब आप मन से करते हो तो फिर उसके जो नतीजे होते हैं बहुत भयानक होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो किस देश के पास है? वो अमेरिका के पास है, ठीक है ना। और वो इतनी ज्यादा है कि सिर्फ अमेरिका अगर चाहे तो किसी एक देश को नहीं, इस पूरी पृथ्वी को कई बार समाप्त कर सकता है। लेकिन दुनिया में सबसे ओबीज लोग भी कहाँ हैं? अमेरिका में ही है।
और दुनिया की वो यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं जो सबसे ज़्यादा मेडल लेके आती हैं? वो भी अमेरिका में ही है। तो स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का एक जरिया नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स एक डीपर अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए और पूरी पॉपुलेशन में परवेड करना चाहिए। ये ठीक नहीं है कि आधी पॉपुलेशन तो आपकी ओवरवेट या ओबीज है और आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैनफोर्ड है, ये हैं जो 10-10, 20-20 मेडल लेके आ रही हैं, 30-30 मेडल लेके आ रही हैं, एक यूनिवर्सिटी इतने गोल्ड लेके आ रही है। तो उससे बात नहीं बनेगी। हर इंसान को एक काबिल शरीर चाहिए, नहीं तो ये जो नाकाबिल शरीर है ना, ये एक बहुत कमज़ोर, बीमार और वायलेंट मन को जन्म देता है और ये वायलेंट मन हमारे पूरे प्लेनेट को खा गया। स्पोर्ट्स से सर जो एक तो डिसिप्लिन सिखाता है, सुबह इतने बजे उठना है, ये खाना है। अब बाहर हम रहते हैं, सारी चीज़ें, अब पहले इन चीज़ों का नहीं पता था, अब जैसे साफ़ सफाई रखनी है अपने उसमें, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एक अलग चीज़ होगी। डिसिप्लिन रखना है, अपना काम करना है प्रॉपर, साफ़ सफाई भी रखनी है कि भाई हम अपनी कंट्री में हैं। अभी कभी भी पहले नहीं पता था चीज़ों का, पहले हम कुछ चीज़ खाई, फेंक दी, वो कर लिया, अभी बिल्कुल भी मन नहीं करता, अभी दूसरा भी खराब लगता है वो करते हुए। तो वो चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी चेंजेस आने लग जाएं अपने यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, एक तो सर पोल्यूशन इतना फैला हुआ है, लोग इतने ज़्यादा हैं, वो चीज़ें स्पोर्ट्स से मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि सभी एक्टिव होंगे स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स को पकड़ेंगे, वो डेली कुछ ना कुछ खेल लेंगे। वो कभी अगर दिन में उन्होंने 5 मैच लगाए, 3 वो हार गए, 2 जीत गए, तो हार और जीत दोनों का मुंह देखेंगे, तो वो कैसे बैलेंस करना है। बिल्कुल। जो भी हम काम करेंगे, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो हम पड़े पड़े कुछ ना कुछ, किसी को कुछ बोल दिया, सोशल मीडिया है कुछ लिख दिया, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो अगर हम अपनी जो नेगेटिव एनर्जी ग्राउंड पे निकाल लेंगे, तो पसीना निकाल लेंगे अपने शरीर को फिट करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। भगवत गीता में कहीं पर भी जेवलिन शब्द नहीं आया है, न स्पोर्ट्स की बात हुई है। और उसी एक बात बताता हूँ, हमारा बड़ा ग्रंथ है, दुनिया की एक अनमोल किताब है, वो कहती है कि तन और मन एक होते हैं, तन और मन एक होते हैं। जिसको मन बोलते हैं ना, वो भी है बॉडी ही। ये जो माइंड और ब्रेन है, इसको हम अलग अलग जो करके देखते हैं, ये बहुत ज्यादा कुछ अंतर है नहीं जी। और ब्रेन क्या है, जैसे जैसे ये सब है मांस, वैसे ही ब्रेन भी है। तो अगर ये ठीक नहीं है तो ये ठीक बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। और आपके शरीर में आप खाना खा रहे हो, उससे एनर्जी बन रही है, या तो उस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर लो, नहीं तो आपने जो खाया है वो आपको खा जाएगा। ये इतनी बड़ी बात है। आप जब स्पोर्ट्स में जाते हो ना, तो स्पोर्ट्स आपको माइंड से, माने इमेजिनेशन से मुक्त कराता है। बताता हूँ कैसे। बहुत ईमानदार चीज़ होती है स्पोर्ट्स। मैंने आईआईटी के दिनों से अपने देखा है कि जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में लोग एक्टिव होते थे ना, उनमें थोड़ा सा सीधापन आ जाता था, एक मासूमियत आ जाती थी। क्योंकि ये आपकी बाउंड्री बनी हुई है साहब। आप कुछ खेल रहे हो, आप टेनिस बैडमिंटन खेल रहे हो या कुछ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाउंड्री यहाँ नहीं वहाँ है क्योंकि मुझे वहाँ पसंद है। आपका 89.94 मीटर आया है, आप ये नहीं कह सकते कि अप्रोक्सीमेट करके बोल दो ना 90 हो गया। 90 नहीं हुआ है भाई, अभी 90 बचा हुआ है और करके दिखाना है। हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। 90 नहीं 100 करके दिखाना है, हमें इंतजार है। तो वो 89.94, अभी वो 94 है। इतनी ईमानदार चीज होती है स्पोर्ट्स। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, उसकी कुटिलता अपने आप थोड़ी सी कम, मैं नहीं कह रहा कोई रूल है, पर आमतौर पर ऐसा होता है कि मन एक अनुशासन पा जाता है जब आप स्पोर्ट्स पर्सन बन जाते हो। और आप ये नहीं कर सकते कि मैं खेल रहा था, बस 1 पॉइंट तो बचा था जीतने के लिए, साहब 1 पॉइंट बचा था, लेकिन अभी भी हो सकता है आप हार जाओ। ओपोनेंट आपसे बहुत पीछे था, लेकिन हो सकता है कि उसने अपना अंतिम थ्रो ऐसा फेंका कि आपके हाथ आए हुआ गोल्ड आपसे निकल गया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही सीखी जा सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑप्शनल नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या हो गया है कि जो हमारा कल्चर है, हरियाणा में उतना नहीं है, पर जब थोड़ा सा तुम हरियाणा से पूरब की ओर चलते हो तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है, पूरा जो हमारा हिंदी हार्टलैंड है वो आ जाता है। उसमें खास तौर पे उसमें जो अच्छे बच्चे की इमेज है ना नीरज, वो अच्छे बच्चे की जो इमेज है वो वैसे बाजू वाली नहीं है जैसे तुम्हारा ये राइट हैंड है। वो है कि वो एकदम कोमल सा, ऐसे गोरा सा, जिसको कभी धूप नहीं लगी है, जो कभी बाहर जाके मेहनत नहीं करता है, जो शायद हर वक्त पढ़ाई करता रहता है। हमने अच्छे बच्चे की वो इमेज बना दी है, अच्छे बच्चे की नहीं, अच्छे जवान आदमी की भी। ऐसे समझ लो जैसे कि जो बहुत पुरानी फिल्में होती थी, तुमने उनके हीरोज देखे हैं, वो तुमको ऐसे लगेगा नहीं उनको देख के कि ये फिजिकली एक्टिव लोग हैं। एकदम पीछे चले जाओ तो, मतलब 70 से भी जब पीछे निकल जाओ तो हमने ये कॉन्सेप्ट बना दिया है कि साहब मन से अच्छा होना चाहिए। तन तो छोटी बात है, तन से आप चाहे कमजोर हो, चाहे मुलायम हो, चाहे जैसे भी हो, जवान होके भी आप बहुत मुलायम हो,
तो भी चलेगा, दिल से अच्छा होना चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा, और ये बात साइंस की भी है, गीता की भी है, स्पिरिचुअलिटी की भी है, कि जो तन से अच्छा नहीं है उसके लिए मन से अच्छा होना असंभव तो नहीं है, पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तन की सर वही आदमी समझ सकता है जिसने वो शक्ति या वो स्ट्रेंथ वो महसूस की है बॉडी की, कि हम इंसानी शरीर किस हद तक कैपेबल है, कितनी फिटनेस तक जा सकता है। क्योंकि ऐसे भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हुए हैं मैराथन या किसी स्प्रिंट इवेंट में। साइंस ने भी कहीं ना कहीं ये बोला था कि शायद इंसानी शरीर या इंसान इतने तक नहीं दौड़ सकता या इतनी देर में नहीं कर सकता, वो भी इंसान ने करके दिखाया। और यही चीज जो है थोड़ा सा और रिफाइंड तरीके से जब बोली जाएगी ना, तो विजडम का प्रिंसिपल होता है एक, कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। वो वास्तव में ये कहा जा रहा है कि आई डू नॉट केयर इफ द बॉडी इज पेनिंग। मैं समझ सकता हूँ कि शरीर के दर्द से और जबान के स्वाद से और आलस से, इनसे ज्यादा कीमती कुछ और है, और मैं वो करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। जिसने ये करना शुरू कर दिया वो फिर जिंदगी में बहुत आगे जाता है। भारत जो पिछली कई शताब्दियों में बहुत पिछड़ा, हर तरीके से, विज्ञान में भी, लड़ाइयों के मैदान में भी, उसका शायद एक बड़ा कारण ये था कि हमने बॉडी की बड़ी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। हमने कहना शुरू कर दिया ये जो तन है, ये तन तो कुछ नहीं है, मिट्टी में मिल जाना है, तो तन का तो ख्याल करो ही मत, और दिल को बिल्कुल शुद्ध रखो, पाक साफ रखो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आज के हिंदुस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको अच्छा मन चाहिए तो उसके लिए मजबूत तन आपको चाहिए ही चाहिए। ये कोई बस साइंस की बात नहीं है, ये गीता की भी बात है। स्ट्रगल करने का जज्बा होना चाहिए। ये जो आराम तलबी है कि लेट गए हैं और इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये जवान आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती। जो मेहनत करने का वो जो है कि वो कहीं दूर चला जाता है, उस चीज से दूर जाता रहता है, पता ही नहीं लगता किस टाइम वो इतने सुस्त हो गए हैं कि वो बस। और जितना दूर जाता है उतना वो अपने मन में जस्टिफिकेशन, रेशनलाइजेशन खड़े कर लेता है कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, दूर जा करके क्या हो गया, सभी करते हैं तो मैंने भी कर लिया, एक दिन और कर लिया। तो हमारे पास इतनी जबरदस्त एक शक्ति है, मतलब अपने यूथ की, अगर उसको सही डायरेक्शन में सही इस तरीके से यूज किया जाए तो मतलब और कुछ सही भी हो सकता डायरेक्शन है। में ये चीज हमेशा बार बार एम्फेसाइज करनी चाहिए कि देखो, सही का मतलब सक्सेस नहीं होता है, सही का मतलब सिर्फ सही होता है। हाँ, अगर अपने आप काम को सही तरीके से मेहनत से करो। बस अगर आप सही कर रहे हो तो यही सक्सेस है। उसका रिजल्ट कल कितना आएगा कितना नहीं आएगा, आप उसकी बहुत परवाह नहीं करो। कल बिल्कुल हो सकता है कि आप जो भी हो, पैसे बहुत बना लो, बहुत प्रसिद्ध हो जाओ, बहुत मेडल जीत लो, पर अगर वो आप नहीं भी जीत रहे तो भी आप पाओगे कि आपके भीतर एक फुलफिलमेंट है, क्योंकि आपने जिंदगी सही बिताई। आपकी रीढ़ सीधी रहेगी, आपको झुकना नहीं पड़ेगा, आपको जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में बहुत ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा दूसरों से। जिंदगी क्लियर रहेगी, सरल रहेगी, सहज रहेगी, मस्त सोओगे, मस्त खाओगे, मस्त दौड़ोगे, मस्त खेलोगे। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा, मुझे बाकी की चकाचौंध इससे मतलब इतना वो नहीं है। मैं सच बताऊं तो मेरा मन नहीं करता कि मैं हमेशा कैमरा के आगे उपस्थित रहूं या सब चीज़ें, मुझे उतनी अटेंशन ज़्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि मैं सिंपल अपनी ट्रेनिंग करना और स्पोर्ट्स के उसमें रहना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। कि ट्रेनिंग करनी है, खाना पीना है, सोना है, फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा काम है, ज़्यादातर वही वाली लाइफ। तो मेरे मन में वही था किस तरीके से मैं और ज़्यादा आगे आ सकता हूँ। अच्छा नीरज, ये याद रखना कि क्या नहीं करना है। दुनिया में और भारत में भी, एथलेटिक्स में नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं करना है किसी भी हालत में। तुम्हारे पास अभी एक पावर आ गई है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, किसी भी हालत में वो पावर गलत दिशा में नहीं बहनी चाहिए। बिल्कुल। आज आप अगर देखोगे खासकर क्रिकेट में, तो वहाँ दिखाई पड़ता है कि अच्छा स्पोर्ट है अपने आप में, हमने परफॉर्म भी करा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हो गए हैं जो क्रिकेटर्स कम हैं और वो सेलिब्रिटी ज़्यादा हो गए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन रहना, सेलिब्रिटी मत बन जाना। ये नहीं होना चाहिए कि अब आपका ट्विटर प्रोफाइल है या कुछ भी है, आपका यूट्यूब है, वो समाज को संदेश देने का एक माध्यम है। उस पर अगर सिर्फ एंडोर्समेंट्स पड़े हुए हैं, उस पर सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि फलाना केक खरीद लो, फलानी शर्ट खरीद लो, फलाने ईयरफोन्स खरीद लो,
और कई बार तो ये सब भी होता है, वो पान मसाला वो सब भी चल जाता है। वो सब नहीं होना चाहिए। हाँ जी। बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को क्या बता रहे हैं और जो बता रहे हैं उससे और ज़्यादा चैंपियन पैदा होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि उससे कहीं कोई समाज को नुकसान हो जाए। मैं उदाहरण देता हूँ, जो भी करोगे अभी तुमको दुनिया देखेगी, भारत देखेगा। अब मान लो कोई कंपटीशन है जिसमें पता चलता है कि एल्बो में समस्या थी, नी में समस्या थी, या जैसे ग्रॉइन में समस्या थी, उसके बावजूद कॉम्पीट करा, भले मेडल नहीं आया, तो पता भी नहीं चलेगा तुमने लाखों लोगों को क्या मैसेज दे दिया है और उनको कितनी ताकत दे दी है। बहुत ताकत की बात है। दूसरी ओर अगर उनको पता चल रहा है, उदाहरण के लिए, कि नीरज की कोई गर्लफ्रेंड हो गई या है, मुझे नहीं, और नीरज कहीं पे कॉम्पीट करने गया था और गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तो तुम वापस आ जाओ मुझे देखने के लिए। नीरज वापस आ गया। तो इससे सिर्फ कोई पर्सनल लेवल पर कुछ नहीं हुआ है, इसने हमने पूरी पूरी पीढ़ी को न जाने क्या संदेश दे दिया। और ये काम वहाँ बहुत ज़्यादा होता है जहाँ ग्लैमर आ जाता है। उस ग्लैमर से थोड़ा बचकर चलना है। आप अच्छे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करो, जहाँ आपको सचमुच लगता है कि हाँ मैं एंडोर्स कर सकता हूँ, वहाँ करो। पर ये नहीं होना चाहिए कि मैं अब एक टूल बन गया हूँ सिर्फ एंडोर्समेंट का, कैपिटलिज्म का, कमर्शियलिज्म का, चीज़ें बेचने का। हमको ऐड थोड़ी बनना है, हम स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारी डिग्निटी है, हमें विज्ञापन नहीं बनना है। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल देखना चाहिए कि भाई हाँ हम कैसे ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट कर रहे हैं। जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, आपने अपने लिए उतना बना लिया, और वो भी आपने ढंग के ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके बना लिया, वो एक चीज़ है। वो जो उसका दूसरा एक्सट्रीम है ना, उससे बचना जरूरी है। उसका दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि मैं टारगेट कर रहा हूं कि 1000 करोड़ कमाने हैं, और उसके लिए कोई भी ऑप्शन आप काम कर रहा हूं। नहीं, वो तो नहीं, वो तो मतलब वो टारगेट, वो फिर हमारा मकसद बदल गया ना। हाँ, और वो बात सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट में नहीं होती, वो बात अपनी पर्सनल लाइफ में भी होती है। मैं एक मैच के ऊपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच के ऊपर या सीरीज के ऊपर अगर कह रहा हूं कि मेरी फैमिली को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं, तो मैंने लोगों को ये बोला है कि साहब जो आपकी इमोशनल बातें और ये सब हैं, वो आपकी ड्यूटी से बढ़ के होती हैं। अब इमोशनल बातें ड्यूटी से बढ़कर होती हैं। यही बात अगर कोई सोल्जर बोलने लग जाए कि मैं बॉर्डर छोड़ रहा हूँ, मैं तो इमोशनल हो रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, कोई डॉक्टर बोलने लग जाए मैं सर्जरी छोड़ रहा हूँ, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो लोगों को दिल से चुनना, जो चुना है उससे प्यार करना, और फिर उस पर किसी भी तरीके से अडिग रहना, भले ही कितना भी इमोशनल टर्मोइल आ रहा हो, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ पक्की है, वो ज़रूर करके रखना। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन रही है, कई बार तो एथलीट्स को अपने मेडल्स बेचने पड़े हैं यार, उनकी इतनी खराब हालत हो गई बस है। वही मुझे लगता है जी कि नॉर्मली हम खासकर यहाँ पे इतना वो मिल नहीं पाता था। अगर हम यही चीज़ें, फिर वही मैं पहुंच जाऊंगा सर कि बाकी दूसरी कंट्रीज में अगर हम यूएस में देखें तो उनके मुकाबले तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। पैसे की बात करो या एंडोर्समेंट की बात करो, कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारे पास एथलीट्स के पास एक ही वो होता है सर, डॉक्टर है या बिजनेसमैन है या कोई भी फील्ड है, हाँ। उनके पास कोई रिटायरमेंट या उसका ऐसा टाइम नहीं है सर, वो कर सकते हैं वो 50 साल 60 साल। मेरे लिए वो 30-35 साल तक का, ये 30 साल तक का, वो इंजरी आ गई तो उससे भी कम। उसमें और भी चीजें हैं। जैसे एक तो ये हो गया कि पैसा, एंडोर्समेंट्स, ब्रांड्स, एक भी और भी चीजें हैं। चूंकि तुम अब प्रसिद्ध हो और लोग इज्जत से देखते हैं और इंस्पायर होते हैं देख करके, तो सोशल मुद्दों पर जो स्टैंड होगा, या पॉलिटिकल मुद्दों पर या आर्थिक मुद्दों पर, जो भी चीजें हैं जो आम समाज को प्रभावित करती हैं, इनको लेकर के मीडिया बात करने आएगा। वो आएंगे, बताओ बताओ बताओ, इसको बताओ, ये बताओ बताओ। कहीं कोई इरिटेशन हो रहा है उस पर बात करने आ जाएंगे, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है, कहीं कोई लड़ाई हो गई उस पर हो सकता है। वहां पर हमें, मैं चाहूंगा कि ये याद रहे कि वही स्पिरिट जो हमें चैंपियन बना गई, वो स्पिरिट पीछे नहीं हटनी है। ना अपने लालच में आना है, ना डर में आना है, जो सही बात है वो बोलनी है। एक चीज और भी है, हाँ जी। कि जो जरूरी मुद्दे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनका पता भी हो। उदाहरण के लिए, जैसे अभी मैंने क्लाइमेट चेंज की बात करी थी, मैंने एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की बात करी थी। बहुत अच्छा होगा अगर हमें इनका पता हो, और जब वो बातें तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से पहुंचती हैं यूथ तक, तो वो फिर रिसीव करते हैं, कहते हैं ये हमारे सामने हमारा चैंपियन है जी। अगर ये इस बात को बोल रहा है, अगर इसने इस चीज़ को स्टडी करा है और ये कह रहा है कि ये सीरियस मुद्दा है, तो हमें सुनना चाहिए। तो जो हमारी पॉपुलैरिटी होती है, फेमडम होती है, उसके साथ
ये हम समझें अगर कि हम पे जिम्मेदारी आ गई है कि हमें पता भी हो कि दुनिया के जो मुद्दे हैं उनमें से कौन सा ज़रूरी है और उस पर फिर हमें क्या रुख रखना है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर नहीं पता तो मैं बोलूँगा ही नहीं जी। कि फालतू बात ने माइक आ गया कुछ भी बोल रहे हैं, वो नहीं करना है। लेकिन जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर ये भी कोशिश करो कि एक अच्छा इन्फॉर्म्ड लर्नेड ओपिनियन कल्टिवेट करके आगे बढ़ाओ। ये देश अभी बहुत बहुत ज़रूरतमंद है। मैं सर उतना नहीं कर पाया, मैं सच्चाई बताऊं तो मैं उस लेवल तक पढ़ाई नहीं कर पाया, या मैं उतना आगे तक नहीं जा पाया, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स चुन लिया और फिर हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि दोनों चीज़ों को एक साथ आगे उठा सके। तो अब मुझे जितना पता है, मैं जितना भी पता कर पाता हूँ सर, जिस तरीके से मेरा दूसरे टॉपिक्स पे इंटरेस्ट बनता है, जितना ही पता लगता है उतना ही लगता है सर। अगर मुझे लगता है कि दिमाग उस तरीके से डेवलप हो स्टार्टिंग से ही, तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी पढ़ाई में, आपको इंटरेस्ट आता है उस टॉपिक के बारे में, आप बहुत जल्दी सीख जाते नहीं, हैं। ये ऐसा बिल्कुल मत सोचो, दिमाग अभी भी उस पर डेवलप हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो तुम्हें खुद इंटरेस्ट आएगा। मैं बताऊं कि जितनी देर में हम ये बात कर रहे हैं उतनी देर में कम से कम 100 से 400 स्पीशीज माने जैसे जैसे समझ लो कि एक बिल्ली है, तो बिल्ली एक अपने आप में स्पीशीज है, ठीक है, बिल्लियों की बहुत स्पीशीज होती हैं, वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई तो झटका लगेगा ना कि इतनी सी देर हमने अभी बात करी है कुल, और इतनी देर में पेड़ पौधे, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, इनकी कम से कम 400 स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई, अब वो कभी लौट के नहीं आएंगी, तो ये झटका लगा ना। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि अगर हमें बचपन से बैकग्राउंड मिला था हमें तो ही पता चलेंगी। मुझे भी लाइफ में किसी स्टेज पे आके ये सब बातें पता चलनी शुरू हुई। तो इन बातों को मैं चाहूंगा कि पता करो, और ये बातें जिंदगी में और एक प्यारा मकसद देंगी। इंटरेस्ट तो सर मतलब मेरा पता नहीं क्या क्या मैं सोचता हूँ, मैं ब्रह्मांड के बारे में सोचता हूँ, यूनिवर्स के बारे में क्या चीज़ है, इंसान पता ही नहीं लगा सका, कुछ परसेंट भी नहीं पता लगा सका। ओशन के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा सका। मतलब चीज़ें तो काफ़ी हैं जो शायद से इंसान कहीं तक भी नहीं पहुंचा है अभी तक, लेकिन वो इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन अब ये भी नहीं पता है कि वो एक सर समय का भी वो होता है कि हमारे ट्रेनिंग या उसके बीच में कितना समय बचता है, उसमें हम कैसे दे सकते हैं। तो एक एक चीज़ें पहले से ही प्लान्ड हुई होती हैं। तो इंटरेस्ट तो काफ़ी है, पर वो सही डायरेक्शन और सही तरीके से कैसे सीखे जाएं। मैं इसमें स्वागत करता हूँ, ठीक वैसे जैसे यहाँ मिलने के लिए आ गए। मैं भी उपलब्ध हूँ, संस्था भी उपलब्ध है। इस वक्त पे ज़िंदगी के और जानने लायक बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं, इस पर जब चाहो और जितना चाहो समय लो। मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी इस बारे में तुमको बात करके, तुमको बता करके। और एक बात और बोलता हूँ, चैंपियन तो एक वो है जिसने मेडल जीत लिया, और जब ये बातें पता लगने लगेंगी ना तो व्यक्तित्व में एक अतिरिक्त गहराई आएगी, एक नया आयाम खुलेगा, वो एक अलग किस्म की चैंपियनशिप होती है। ये तो जी इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। खेल बना दिया जेवलिन को, मतलब आप जैसे बोल रहे थे ना जेवलिन का, कहीं अभी तक महाभारत में वैसे तो युधिष्ठिर जी का बोलते थे कि वो महाभारत में वो भाला वो रखते थे, लेकिन जैसे आपने बात की कि जंगल में लोग रहते थे, तो यही तो था भाला ही, उससे ही हम शिकार करके लोग वो अपना जितने खाना वो भी करते थे। स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो सब जो जंगल बिहेवियर है उसी का सिमुलेशन होते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो होते हैं। और अब हमारी बातचीत जहाँ पहुंच गई है, वो बातचीत पहुंच गई है जंगल से बाहर, कॉन्शियसनेस के लेवल पे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें एक ऐसा बंदा मिल पाए, अरे बहुत बड़ी बात मांग रहा हूँ लेकिन बोलने में क्या जाता है, ऐसी बात मिल पाए जो तन से भी मजबूत है, फील्ड पर भी चैंपियन है, और दिमाग से उसे जिंदगी के और दुनिया के सारे मुद्दों की जानकारी भी है, समझता भी है, सोचो वो इंसान कैसा होगा। और हमारे हिंदुस्तान को अगर वैसे 1000 जवान लोग भी मिल जाएं, सोचो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। वो 1000 तो जी मतलब वो अलग ही लेवल का मोटिवेट करेंगे सर, अलग ही लेवल का मोटिवेशन होगा, और वो इंसान तुम भी हो सकते हो जी। जितने तरीके से मैं कर सकता हूँ मेडल जीत के, अभी बहुत कुछ बाकी, अभी बहुत कुछ बाकी, अभी बहुत कुछ बाकी। कईयों को लगता है कि शायद से बहुत मेहनत कर लिया, सब कुछ हो गया है, तो मुझे रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा आराम लेना है। रिटायरमेंट के बाद लाइफ के फील्ड का चैंपियन बनना है। और रिटायरमेंट के बाद ही नहीं, वो प्रक्रिया रिटायरमेंट से पहले शुरू हो जानी चाहिए। हम क्यों सोचे हैं कि हमें जो करना था वो हमने खेल के मैदान पे ही किया? जिंदगी तो खेल के मैदान से बहुत ज़्यादा बड़ा मैदान है। तो वहाँ पर चैंपियन बन के निकलो। और जिस आदमी में ये दम है कि वो एक साधारण पृष्ठभूमि से उठ करके, हरियाणा के एक गाँव से उठ करके आज दुनिया पे छा गया, वो क्या नहीं कर सकता है? वो क्यों कहे
कि मैं सिर्फ जेवलिन में चैंपियन रहूंगा, वो जिंदगी अभी ये चैंपियन हो मुझे सकता है, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जेवलिन में यहाँ तक आऊंगा। तो कोई भी फील्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई कि भी फील्ड हो सकता है। और बहुत और तुम्हें खुशी उस दिन मिलेगी, मैं एक टीचर हूँ इस नाते बता रहा हूँ, जी जिस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे पीछे तुमने एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी कर दी है और उनमें से कुछ ऐसे हैं तुमसे भी आगे निकल रहे हैं। वही चाहिए सर, वही सोच है कि सब मुझे पूछते हैं कि कोई मतलब दूसरा नीरज आ सकता है क्या इंडिया से। यार मैं बोलता हूँ यार नीरज क्यों लेना है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं सच में अपने आप को ऐसा नहीं मानता कि यार मैंने कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए तो कुछ अलग ही होगा। मतलब वो बहुत कम एज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, मैं मानता हूँ कि भाई वो एक अलग ही दुनिया में परचम लहरा दे हिंदुस्तान का, इंडिया का अपना, कि भाई ये देखो कैसा आया एथलीट। तो ऐसा तो अभी तक यहाँ से निकला ही नहीं है। वर्ल्ड वो रिकॉर्ड भी निकलेंगे तोड़ जब। दे और पर्सनैलिटी और एक्शन भी उसका मल्टी डायमेंशनल हो। वो जेवलिन के फील्ड में भी है और हो सकता है वो सोशल फील्ड में भी हो सकता है, वो लिटरेरी फील्ड में भी हो। वो उसके ऊपर है कि उसे और कौन से फील्ड है। उसने ये भी नहीं कहा है कि मुझे एक ही फील्ड में रुक कर रखना है। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक साथ कई फील्ड्स में है या एक के बाद एक कई फील्ड्स में। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से तो कई हजार गुना मतलब अच्छे मतलब ना केवल जेवलिन में, हर एक फील्ड में निकले। और भाई बस वही है कि बस ये एक प्राउड जरूर महसूस होता है जब कहीं भी जाते हैं। मैं कहीं खेलने गया स्पेशल, मतलब वहाँ पे हज़ारों एथलीट्स होते हैं, लेकिन 5-10 एथलीट को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने का मौका मिलता है। उसमें जब भाई नीरज का भी उसमें नाम है इंडिया से, जब हम मेडल जीतते हैं, फिर राष्ट्रगान बजता है, तो ये ज़रूर चीज़ है कि जो मुझे अ, खुद में ऐसा महसूस होता है कि यार हाँ कुछ ऐसा किया है, कि कुछ अलग से, कुछ धरती पे आए हैं तो कुछ ऐसा किया है, और कुछ भी बाकी हो सकता है। तो उसके लिए मेहनत जारी है जी। हर एक को सोचनी चाहिए कि जैसे मेरी जर्नी रही है, मैं ऐसे एकदम निकल के, कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, यहाँ तक आ सकता हूँ। तो कोई कुछ भी कर सकता है। किसी को नासा में जाना है या किसी दूसरे फील्ड में जाना है। लगे रहना चाहिए और कभी किसी फील्ड को ये नहीं कह देना चाहिए कि यही तो मेरा फील्ड है। दुनिया के सारे फील्ड आपके हैं। आप जब पैदा हुए थे तो आपके ऊपर बस कोई एक फील्ड खुदा हुआ नहीं था। ये तो सेलेक्ट ही ऐसे हुआ जी, जो मुझे पता ही नहीं था। ये तो फील्ड ही ऐसा था जो मेरी शायद से कहीं बैकग्राउंड में कहीं भी नहीं था। तो ये ऐसा चुना मैंने। तो इसकी जगह शायद से अब क्या पता कुछ और भी हो सकता था। हो सकता है कि अभी तो बस यात्रा शुरू हुई हो, पता नहीं अभी कौन कौन से फील्ड खुलने बाकी हो। मैं चाहूँगा हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है उससे बस ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी अगर खुल पाए तुम्हारे लिए, और जितने जवान लोग देख रहे होंगे, जवान क्या बूढ़े भी देख रहे हो, हाँ सभी जी, के लिए, जी। कि यात्रा अभी शुरू ही हुई है। भले ही आप बस 70 साल के भी हो गए हो तो भी यही कहो कि जर्नी तो शुरू हुई है और अभी न जाने क्या क्या खुल सकता है। जो खुल सकता है मैं उसकी पॉसिबिलिटी को बंद नहीं करूंगा। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि यार मैं ये एक्सरसाइज करूंगा तो यार शायद से नहीं, मुझे कुछ हो सकता है। एक तो वो डर है, एक हम परिवार में हैं या फिर यार दोस्त हैं या दूसरे इंसान का डर है कि यार अब जैसे इमोशनल डर आ गया कि भाई मैं ऐसे बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। एक वो डर है। वो उस तरीके के भी तो डर काफी होते हैं। मतलब एक अपने तक बात है, वो डर है, उसको आदमी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सकता है। लेकिन दूसरे इंसान का डर है कि यार हमारी खुशी या हमारा मूड या हमारा इमोशन दूसरे इंसान का क्या रिप्लाई होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो वहां पे फंस जाता है। उसका क्या हो सकता है? उसका ये हो सकता है कि हमें समझना पड़ेगा कि दूसरे को अच्छा क्या लगता है वर्सेस दूसरे के हित में क्या है। जैसे एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लो। उसका इमोशन हर्ट हो जाएगा अगर तुम उसको टॉफी नहीं दोगे, पर वो 4 टॉफियां खा चुका है ना। वो रोएगा अगर टॉफी नहीं दोगे, पर इस कारण से मैं उसको टॉफी दे नहीं दूंगा। मुझे पता है वो टॉफी उसके वेलफेयर में नहीं है, उसको प्लीज करेगी, उसको पसंद आएगी, पर उसके लिए अच्छी नहीं है। तो फिर जब ये जानने लग जाते हो ना, तो दूसरों को इमोशनली हर्ट करना उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता। आप कहते हो मुझे वो करना है जिससे तुझे फायदा होगा। आपका कोच आपके साथ वो करता है जो आपको प्लेजेंट लगता है, या वो करता है जो आपके लिए सचमुच अच्छा है? वही है जो सचमुच जो अच्छा है। सचमुच अच्छा है। कोच को लेके कई बार तो गुस्सा भी आ जाता है ना। हाँ, मैं कोच जब टीचर प्लान, हूँ। मतलब मेरे साथ अभी तक कोच को ऐसा मौका नहीं मिला कि उसको ऐसे पुश करना पड़े। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्लान बनाते हैं, मैं अपने आप ही उतना
उसको इतना ज़्यादा उससे करता हूँ कि कोच को अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला कि यार पुश करना पड़े कि देखो क्यों नहीं कर भाई, रहा, एक चलो। स्टूडेंट ऐसा होता है, एक कोच मैं हूँ कि मुझे कितना पुश करना पड़ता है ना। लेकिन कोच को ये बहुत अच्छे से पता होता है जी। कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं उसको खुश रखूं, मेरा काम ये है कि मैं उसको बिल्कुल ऊंचाइयां दे दूं, आसमान दे दूं। यही बात हमें अपने हर रिलेशनशिप में याद रखनी पड़ेगी कि दूसरे को खुश रखना छोटी बात है। हम उसे दुखी नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं। अगर वो खुश रह सकता है तो रह ले, लेकिन जहां कहीं भी कन्फ्लिक्ट ये आएगी कि मैं उसको खुश रखूं या कुछ ऐसा करूं जो उसकी सच्ची वेलफेयर में है, जहां उसका असली हित है, तो मैं वो काम करूंगा कि उसका असली हित है, भले ही उस असली हित में उसको थोड़ा बुरा लगता हो। बुरा लगता है तो मैं पास जाऊंगा, मैं माफ़ी मांग लूंगा, मैं कहूँगा मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ, लेकिन ये हर्ट ज़रूरी है, इसके बिना तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा, तुम्हारी अच्छाई नहीं होगी। बहुत अच्छा करा कि ये सवाल पूछा, क्योंकि हिंदुस्तान में ये जो इमोशनल एंगल है ना, ये दुनिया के बाकी देशों से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो जाते हैं। ये बात हमारी संस्कृति में, कल्चर में, हम मानते हैं कि इमोशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। इमोशन बड़ी चीज़ होती होगी, लेकिन इमोशन से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है सच्चाई। इमोशन से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि दूसरे का हित कहाँ है, हित मतलब रियल वेलफेयर, वो कहाँ है। पर वो सच्चाई सर, कई बार ऐसा भी होता है कि हमको उस चीज़ का पता है, लेकिन दूसरे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना काफ़ी अच्छा रिश्ता हमारे फैमिली मेंबर को हम उसकी वजह से खो दें। मतलब वो बात हम सच्चाई के उसमें बोले, वो दूसरा ना समझ पाए और वो उस उसमें चीज़ फिर से मेहनत करनी पड़ती है। देखो, कोच इनको बोल दे कि तुम जाओ मेहनत करो और कोच खुद सो जाए तो रिश्ता टूट जाएगा। बिल्कुल जी। लेकिन जब उसको दिखेगा ना कि सिर्फ मुझे मेहनत नहीं कराई जा रही, वो मुझे मेहनत करा रहा है, पर फिर मेरे साथ वो खुद भी लगा हुआ है, तो फिर रिश्ता नहीं टूटता है। यही बात, ये प्यार की बात आती है। मैं तेरे साथ मेहनत करने को तैयार हूं, देख मैं तेरे ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा, मैं तुझसे कुछ ऐसा कह रहा हूं जिसमें तुझे कठिनाई पड़ेगी, पर वो कठिनाई मैं तेरे साथ मिलके झेलूंगा, मैं भी तेरे बगल में खड़ा हूं, तो फिर रिश्ता बचा रहेगा। फिर वो रिश्ते में एक अलग तरह की चमक आ जाती है। ये फिर वो एक इजी रिलेशनशिप नहीं होती, अ डिफिकल्ट येट वेरी प्रेशियस रिलेशनशिप बन जाती है वो। टूटता तब है जब मैं बोल दूं कि तुम तो जाओ, वहां पर जाओ और 6 घंटे तक पढ़ाई करो और मैं जा रहा हूँ समोसे खाने, तो कहता है ये नहीं चलेगा कि मुझे तो बोल दिया पढ़ाई करो या कुछ और करो या रनिंग करो और खुद समोसे खा रहे हैं। नहीं, अगर मैं तुझसे मेहनत कराऊंगा तो मैं तेरे बगल में खड़ा हूं, मैं भी मेहनत करूंगा, दोनों मिलके करेंगे ना, फिर रिश्ता नहीं टूटता, फिर किसी को नहीं लगता कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। जब भी कभी एक लीडरशिप पोजीशन में या एक रिलेशन में जिसमें इमोशनल एंगल हो, दूसरे को किसी कठिनाई में डालो, और कठिनाई में तो देखो डालना पड़ेगा, अगर सचमुच प्यार होता है ना तो दूसरे को कई बार कठिनाई में डालना पड़ता है, तो दूसरे को कठिनाई में डालो ना तो हमेशा उसके बगल में खड़े होकर डालो। उसको ये देखना चाहिए कि अगर ये हमें ट्रबल दे रहा है तो खुद डबल ट्रबल झेल रहा है, फिर वो नहीं कहता कि अन्याय हुआ। और वो ईजी रिलेशनशिप क्या करेंगे हम लेकर के? ईजी रिलेशनशिप तो फिर वैसी ही होती है कि बॉडी के साथ भी ईजी रख ली और ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर जैसे सब घूमते हैं। ऐसी बॉडी तो तब बनी ना जब बॉडी के साथ भी तुमने, बॉडी कितना चिल्लाई होगी नहीं करना है नहीं करना है नहीं करना है, पर बॉडी के साथ तुमने एक डिफिकल्ट रिश्ता रखा, वो अभी जिंदगी तक भी में चिल्लाती है ये तो कि चिल्ला ही रही है, इसकी सुन नहीं रहा बेचारी कोई। और उसी से तो ये बॉडी बन गई है, उसी से तो ये बॉडी ऐसी हो गई है कि मतलब लोग ऐसी बॉडी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाए। तो हम स्पोर्ट्स में जो अटक जाते हैं कई बार, उसमें ये इमोशनल फैक्टर भी बहुत होता है। लड़का ट्रेनिंग करके घर लौटा, माँ ने देखा कि एकदम थका हुआ है, माँ ने ये भी देखा कि चलो कहीं इंजरी हो गई है, और माँ ने बिल्कुल घर सर पे उठा लिया कि क्या करना शरीर तोड़ के, कौन सा तू छप्पर फाड़ देगा, कहाँ से जाकर के मेडल जीत लाएगा, अरे जब तेरी टांगें टूट जाएंगी, शरीर बर्बाद हो, कहीं नहीं जाना है। और कोच को फोन करके बिल्कुल बुरा भला बोल दिया कि ये तुम मेरे लड़के को तोड़े दे रहे हो। या लड़की को बोल दिया, लड़कियों को तो बोला जाता है ना कि तू उसको इतनी एक्सरसाइज करा रहा है, इसके कंधे निकल आएंगे, इसकी बॉडी मर्दानी हो जाएगी, इसकी शादी नहीं होगी। ये जो इमोशनल चीज है ये हमारा बड़ा नुकसान करती है। इमोशन प्यारे हो जाते हैं जब वो क्लैरिटी के पीछे पीछे चले। इमोशन अपने आप में नहीं बुरे होते, पर ब्लाइंड इमोशन बहुत बुरा होता है जिंदगी में। सॉरी सर, मेरी माँ खुद इस चीज़ में बोलती हैं, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत हैवी वेट्स उठाता हूँ, उनको वीडियो देख के मेरा चेहरा ऐसा होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, तो उनको लगता है कि क्यों कर रहा है ये सब कुछ ये वो, पर मैं उनको ये बोलता कि यार मैं नहीं करूँगा, दूसरा कर जाएगा, फिर आप ये बोल रहे हो कि यार
कुछ नहीं, मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा आगे। एक बार मैं ट्रेनिंग करके आया सर, जो स्पोर्ट्स में जब काफ़ी हम कहीं किसी मसल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो हम आइसिंग करते हैं उस पर। तो हम वैसे भी प्रॉपर पूरा बॉडी आइस में डाल के हम बैठते हैं थोड़ी देर। तो मैं सर्दी के अंदर मैं आइस लगा रहा था, तो अपने पैर पे, आर्म पे, जब जहाँ मुझे दर्द हो रहा था, तो उसमें भी उनको तकलीफ थी कि क्या है ये, क्यों मतलब मैं पागलों वाली मैं हरकत कर मैं रहा है। बिल्कुल उनकी हाल समझ सकता हूँ, उन्हें कैसा लग रहा होगा। अपना बच्चा है, पैदा करा है, बड़ा करा है, फिर देख रहे हो कि यहाँ लाल है, यहाँ काला है, आइस लगा रहा है, दर्द हो रहा है, वेट उठाते हैं तो शक्ल भी ऐसी हो जाती है कि जान निकल रही है। जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर असली माँ वो है ना, हम बोलते हैं कि माँ जो होती है वो जीवनदायिनी भी होती है और मुक्तिदायिनी भी होती जी। है। तो माँ हो, बाप हो, या जिस किसी से भी प्यार करते हो, उससे रिश्ता हो, उसमें उसको फ्रीडम देना बहुत जरूरी है, सिर्फ जीवन देना जरूरी नहीं है। हाँ वही है, उन्होंने, उनको दर्द भी होता है लेकिन उन्होंने फिर भी छोड़ा हुआ है कि भाई चल आ, तू कर तो ले। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है फिर माता जी को। और हिंदुस्तान को ऐसी माएँ चाहिए जो अपने इमोशन से ज्यादा अपने बच्चे की वेलफेयर को तवज्जो दें। अब छोटी सी बात है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा ये है, बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, कि वो हॉस्टल में जाके पढ़ाई करे, हम्म। पर ममता के नाते, इमोशन के नाते हाँ, घर मुझे, से दूर जाए, हमसे दूर चले हाँ, जाएंगे। घर का माहौल खराब है तो भी घर में रखा हुआ है, हम्म। ये कैसे ठीक हो सकता है? आप उसको खुद से दूर भेज दो, आपका इमोशन हर्ट होगा लेकिन इसमें उस बच्चे की भलाई है। और ये बात हर रिलेशनशिप में याद रखनी है हमको, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, बाप बेटे का हो, किसी का हो, दोस्त यार का हो, किसी का हो। और जी घर पे, अगर मैं घर पे रह के सोचता है कि मुझे ओलंपिक तक पहुंचना है तो नहीं था पॉसिबल। हमको एक वो उससे बाहर जाना ही पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, वो सही जगह पे जाना पड़ता है कि हाँ ये है इसकी सही जगह। जो सक्सेस है किसी भी लड़के की, लड़के की, उसमें दिखाई ये देता है कि ये सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमेशा उसमें उसके माँ बाप का योगदान होगा। बिल्कुल जी। माँ बाप के योगदान के बिना 10 गुना और मुश्किल हो जाएगा जिंदगी सही तरीके से जीना। और यही सब जो जो यंगस्टर्स हैं, जो जो आज बहुत तरह की बातें करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया की बात कर जी। रहे थे तुम, इन्हीं को कल पेरेंट्स बनना है। हम्म। ये आज एक दूसरे को लेके अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते लड़का लड़की, तो ये अपने बच्चे को लेके क्या इमोशन कंट्रोल करेंगे? फिर बच्चे बर्बाद होते हैं। मेरी जॉइंट फैमिली है, सब मेरे पापा हैं, उनके छोटे 3 भाई हैं, सभी साथ में रहते हैं। और जिस तरीके से आज के ज़माने में सभी रह रहे हैं, काम तो मुश्किल है, लेकिन जैसे मेरे कजन्स है और वो, हम बचपन से ही साथ में रहे हैं, तो अभी तक जॉइंट फैमिली है। तो हमेशा जब भी घर पे जाता हूँ वो बहुत ही अच्छा माहौल होता है, सभी खुश होते हैं, मजाक करते हैं आपस में, लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर दो में लड़ाई होगी, दो अलग से बैठ के उनको समझाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो मतलब ये चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार जब हम अच्छे से वो रिलेशनशिप उस तरीके से बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी रह सकते हैं या दो भी नहीं रह सकते। मतलब वो आपस में समझने की बात है कि आप अपनों को अपना समझ के हाँ। दिल से। अब वो बुरा तभी लगता है ना जब हम उनको सच्चाई बोल देते हैं कि यार ये तूने गलत कर दिया, बुरा मानते हैं। फिर दूसरा बोल देता है कि यार ये बात तो ठीक ही कही है इसने, कि हाँ बात तो गलत, तूने काम ये गलत किया। मजेदार वो बात पता है क्या है? जॉइंट फैमिली में भी इमोशन मैनेज करने पड़ते हैं। हम्म। उसको बुरा लगता है, सच्चाई बोल दो। हम्म। दो में भी, जैसा कहा, दो में भी बुरा लग सकता है हम्म। अगर समझदारी नहीं है। अकेला आदमी है ना, हम्म। उसको खुद को भी भारी पड़ता है जब वो खुद को सच्चाई बोलता है। हमारी पहली समस्या वहां शुरू होती है कि हम खुद को ही नहीं सच्चाई बोलते, हम खुद को ही धोखा देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जी। तो जो खुद को धोखा दे रहा है दूसरे को सच्चाई कैसे बोलेगा? आप क्यों नहीं बोल सकते हो कि मेरी आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई? हम्म। खुद को ही धोखा दे लिया भाई, कोई हाँ, और बिना करे बोल दिया कि हाँ चलो खत्म, सब आज नहीं करते, आज तो ऐसे ही लग जाएगी ट्रेनिंग लग बिना किए। जाएगी। प्रिपरेशन हुई नहीं है अभी टूर्नामेंट से पहले, और खुद को समझा लिया नहीं मेरी प्रिपरेशन पूरी है, ये जो बाकी हैं इनमें से बिल्कुल दो जी। को तो पता है इंजरी है, आएंगे नहीं, दो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और सब कुछ बढ़िया है और मेरा पक्का है। नहीं फिर तो मुश्किल है। हाँ बिल्कुल जी। आदमी खुद को धोखा देना जो बंद कर देता है, वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है और बहुत प्यारा जीता है, और दूसरों के लिए भी वो सहारा बनता है, रोशनी बनता है। जी। यही मैसेज है जो पहुंचाओ। हमारा ये जो देश है, जो बहुत ज़्यादा भेड़ चाल में चलने का आदी हो गया है, बहुत ज़्यादा इमोशंस को ही बिल्कुल भगवान समझने का आदी हो गया है, जो जो ढर्रा चला आ रहा है पिछले कई सालों से, उसको बदलने को तैयार नहीं है, जो कुछ ओरिजिनल इनोवेटिव करने में थोड़ा डरता है, इस देश तक ये संदेश पहुंचाओ कि एक साफ सुथरी निडर जिंदगी जी जा सकती है।
एक ऐसे फील्ड में भी एक्सेल करा जा सकता है जिसमें अभी तक हमारा कोई खास रिकॉर्ड नहीं था, और एक्सेल ही नहीं करा है, एकदम एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। दुनिया जीत के दिखाई, नंबर वन हुआ जा सकता है। और नंबर वन हम नहीं भी होते तो हमें कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि हमने अपने दिल का काम किया। जो हमारा इतिहास भी रहा है, जो हमारे मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, जो हमारे ग्रंथ है जो हमको पुराने टाइम से सीखना चाहिए, जो हमारी लैंग्वेज रही है। इंडिया के साथ ना मालूम है क्या हुआ है? वही हुआ है जो श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। जी। तो हमारे यहाँ पे है, ये सब लोग बड़े मज़े में गाया करते हैं, कहते हैं आग दह के पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है, जब काम भरा हो, काम माने डिजायर, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। तो गीता के श्लोक हैं जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि आग हो सकता है बड़ी जबरदस्त हो, हिंदुस्तान के पास भी ऐसी एक बहुत जबरदस्त आग है कोर में, लेकिन उसके ऊपर जब काला धुआं छा जाता है ना तो रोशनी कहीं नजर नहीं आती। बिल्कुल। और दूसरा वो एक उदाहरण देते हैं आईने का, दर्पण का। वो कहते हैं बहुत प्यारा दर्पण हो सकता है, लेकिन एक बार उसके ऊपर धूल जम गई ना तो कुछ नजर नहीं आता। हमारे हिंदुस्तान के साथ ये हो गया है, हमारी आग के ऊपर हमारी आदतों का धुआं छा गया है, हमारे दर्पण के ऊपर हमारे भ्रमों का, अंधविश्वासों का, प्रथाओं परंपराओं का, मान्यताओं का कचड़ा जम गया है, धूल जम गई है। हम ये सब हटा दें तो बिल्कुल हिंदुस्तान निखर के सामने आएगा। वही बात जो गीता कहती है, वो आज हटाने की बहुत ज़रूरत है, और उसको हटाने में तुम्हारे जैसे नौजवान हैं वो बहुत उपयोगी हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितना कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा और उन्हें करना चाहिए। फिर देखो हम कैसे निकल करके आते हैं। हम 150 करोड़ लोग हैं यार, 150 करोड़ लोग हैं। सोचो हमारे पास ओलंपिक्स में कितना होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए जी, और वो ये कि हमारा जो स्पोर्टिंग कल्चर है वो नहीं था। अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि इतने लोग इंडिया में स्पोर्ट्स देखते नहीं हैं जिससे ज़्यादा चाइना में बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ, भारत की अपेक्षा, जो ओलंपिक्स के बाद मैंने बात कही थी, भारत की अपेक्षा चीन में लगभग 100 गुने स्टेडियम है, वो भी मल्टीपर्पज। हमारे यहाँ तो स्टेडियम कम है, उसमें से भी ज़्यादातर बस क्रिकेट स्टेडियम है। हमारा जो स्पोर्ट्स बजट है वो करीब है $400 मिलियन का, चीन का है $3.5 बिलियन का, 8 गुना हमसे ज़्यादा है। हमारी जो स्पोर्टिंग इंडस्ट्री है वो मुश्किल से $2-3 बिलियन की है, चीन की हमसे 100 गुना ज़्यादा है, 200 गुना ज़्यादा है। क्योंकि और उसमें सिर्फ ये नहीं आता कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर, उसमें सब कुछ आता है, उसमें फिजियोथेरेपी भी आती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, उसका रेंटल भी आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ज़िंदगी चीज़ क्या है, उसमें ज़रूरी क्या है, और उसमें बेखौफ हो करके अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी, कि मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और इंडिविजुअल आगे तब आता है जब उस इंडिविजुअल के ऊपर से वो जो धुआं है ना, जिसकी कृष्ण गीता में बात करते हैं, जब वो धुआं हटाया जाता है, उस धुएं को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू सेल्फ नॉलेज। आदमी जब अपने ही दिल में झांक कर देखता है और ईमानदारी से खुद से पूछता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे किसने सिखा दिया, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मैं खुद से झूठ क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने आलस को जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने डर को सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब इंसान अपने ही अंदर देखता है, तो फिर उससे वो धुआं हटता है, आईने के ऊपर से धूल हटती है, और फिर चीज़ें निखर के सामने आती हैं। तब जाके फिर ये जो 150 करोड़ लोग हैं ये वो पाएंगे जिस जिस इज्जत की दुनिया में हकदार हैं। नहीं तो अभी तो मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है एथलेटिक्स में, उसमें तुम्हारे ही मेडल रहते हैं, वो देख करके अच्छा लग जाता है। 2020 में भी तुम्हारा ही गोल्ड था अकेला, 2021 वाला जो था, इस बार भी बस गोल्ड रह ही गया, सिल्वर था। नहीं तो हम कहीं होते ही नहीं है वहाँ पर। जितने हमारे टोटल मेडल होते हैं उससे कई गुना चीन के गोल्ड होते हैं। हम निश्चित रूप से इस अपमान के हकदार तो नहीं हैं, हम इतने बुरे लोग नहीं हैं। हमारे पास एक बहुत बहुत अच्छा विजडम का इतिहास है, हमारे पास बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लिटरेचर है। अतीत में हमने साइंस में और दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा काम करा हुआ है। तो आज की जो हमारी दुर्दशा है, हमें इसे बदलना होगा, हमें फिर से निखर के सामने आना पड़ेगा। और ये बात इसकी नहीं है बस कि भारत सामने आए, भारत अगर निखर के सामने आता है तो वो बात पूरी दुनिया के लिए अच्छी होगी। बिल्कुल जी। है ना? तो लेकिन डर के साथ नहीं हो पाएगा वो काम।
दूसरे टॉपिक पे बोल लूंगा, मुझे इतना पता नहीं है, मैं कुछ ना कुछ गलत ही बोल लूंगा, तो नहीं वो नहीं, आप चीज़ें। बोलो। हाँ हाँ, तो स्पोर्ट्स के उसमें ऐसा है कि जो हमारे यूथ को एक मन में वहम हो गया है कि डोपिंग लेके हम अरे अच्छा वो कर देंगे, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़ रही है। वो हम जहाँ भी देख रहे हैं, कहीं भी ट्रायल होते हैं स्टेट के, तो इंजेक्शन मिलते हैं, टैबलेट्स मिलती है। मैं अपने दिल से बोलता हूँ कि मैंने कभी भी इन चीज़ों का कभी वो नहीं किया, और मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो एक दिमागी ही वो है कि हमको जो कोचिज हैं, जो भी मतलब ऐसा बताते हैं बच्चों को, मैं उनको रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि प्लीज़ आप उनको बच्चों को थोड़ा सही डायरेक्शन में लेके हाँ जाएं, हाँ क्योंकि वो शायद से बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है कि वो उन चीज़ों में घुस गए, वो स्टेरॉइड्स में घुस गए, तो फिर वो नहीं आ सकते आगे बिल्कुल भी। तो ये चीज़ है जो इंडिया के स्पोर्टिंग कल्चर में बहुत ज़्यादा आ रही है आज के दिन, और ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि एथलीट थोड़ा सा अच्छा होता है, 4 साल के लिए बैन लग जाता है, क्योंकि फिर उसका करियर बिल्कुल बर्बाद। बिल्कुल बर्बाद हो गया। देखो, तो ये चीज़ जो से थोड़ा एथलीट हमको होता है ना नीरज, वो समाज की मिट्टी से ही उठता है। इन्हीं शहरों गांवों से एथलीट निकल के आता है। जब वो ये देखता है कि घूस दे के नौकरी लग जाती है, झूठ बोल करके आप सोशल मीडिया पर या कहीं पर सुपरस्टार या इन्फ्लुएंसर हो जाते हो, बहुत तरीके की गंदी हरकतें करके भी आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाते हो। जब वो लाइफ के हर फील्ड में देखता है ना कि बेईमानी करके सक्सेस मिल रही है, तो फिर वो कहता है स्पोर्ट्स में भी बेईमानी करके सक्सेस क्यों नहीं मिल सकती। ये चल रहा है। उम्मीद को क्या करें? उम्मीद ऐसी चीज होती है जो कहती है कि वो उस फील्ड में था, नकल करके एग्जाम पा करके वो ऑफिसर बन गया। अभी तो ये हो रहा है कि यूपीएससी में भी बेईमानी करके लोग आईएएस बन जा रहे हैं, फिर वो बाद में भले ही पकड़े गए। पर एक पकड़ा जाता है ना, तो लोगों के मन में उम्मीद ये बैठ जाती है, एक पकड़ा गया है, क्या पता 5 और बने और न पकड़े गए हों। तो ये जो हमारे पूरा समाज है ना, इसकी जड़ों से सफाई करनी पड़ेगी, तभी हम ये डोपिंग जैसी समस्या का असली हल निकाल पाएंगे। वरना तो ये बिल्कुल ठीक है और ज़रूरी है कि हम जाके हर जगह पे बताएं कि भाई डोपिंग में मत घुस जाना, नए लड़कों को ही बताएं, कोचेस को बोलें। इसके अलावा जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो इतना स्ट्रिक्ट हो कि इस तरह की कोई काम कभी। जो एथलीट थोड़े उभरते हैं, जो थोड़ा बहुत मेडल जीतते हैं, उनके पास एकदम कहीं ना कहीं से पैसा आता है, वो फैमिली से बहुत ही एक नॉर्मल साधारण परिवार से होते हैं। वो सोचते हैं कि हम गाड़ी ले लें, घर बना लें, ये कर लें, वो इतना नहीं सोचते। तो किस तरीके से फाइनेंशियली उनको अपने आप को संभाल के रखना है, ये ताकि वो आगे जैसे हम बात कर रहे हैं कि मैं बाकी फील्ड्स के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ, मैं हर तरीके से अभी ठीक हूँ, मैंने इतनी मेहनत की। तो वो क्या होता है कि एथलीट्स कमाते हैं, किसी ने गाड़ी ले ली, अपनी मनपसंद की घर बना लिया बहुत बड़ा, और जो भी 1-2 करोड़ जो भी कहीं से आए या कुछ लाख आए, सभी खत्म। उसके बाद जो वही सेम डेडिकेशन है या वो कंसिस्टेंसी है, वो उतनी मेंटेन नहीं कर पाते, और उसके बाद फिर एकदम से वो वहीं पे रह जाते हैं जहाँ पे हैं, और उनको बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि उनका लाइफ के बारे में सोचने का कि मुझे ये गाड़ी, शायद से और टारगेट बन जाते हैं कि ये मुझे ऐसे बनाना है अब घर, वो तो बड़े हो जाते हैं, मेंटेनेंस बढ़ जाती है, लेकिन मेहनत घट जाती है, और वहाँ उस जगह से बर्बादी हो जाती है। तो वो काफी ऐसी जो मैंने बोला ना, पता देखो होना कि जो चाहिए। एथलीट भी है वो समाज से ही उठा है। मैं बिल्कुल इसी के पैरेलल एक उदाहरण देता हूँ, एकदम दिखाई पड़ेगा कि चल क्या रहा है, और फिर ये भी समझ आएगा रोकें कैसे इसको। ये जानते होगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, स्टार्टअप्स होती हैं, लोग कंपनियां बनाते हैं जी, उसमें से 95% फेल कर जाती हैं जी। लोग जब कहते हैं ना कि अब मैं अपना काम करूंगा, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, वो 20 में से 19 कंपनियां जो हैं वो फेल कर जाती हैं 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, वो क्यों फेल कर जाती हैं जानते हो? बिल्कुल उसी वजह से जिस वजह की तुमने बात करी। इसलिए नहीं कि उनकी रेवेन्यू माने इनकम बहुत कम थी, इसलिए क्योंकि जिसने बनाया था उसने फूकना शुरू कर दिया, और जैसे तुमने कहा ना कि अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, उसने अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना बड़ा कर लिया कि कह रहा है कि अब जितनी बड़ी मेरा कैश बर्न हो गया है, जितना बड़ा मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया, उतना तो रेवेन्यू आ ही नहीं रहा। तो कहता है इसका मतलब मेरी जो कंपनी है वो फ्लॉप हो गई, मेरे काम की नहीं है, बंद कर दो। जबकि कंपनी फ्लॉप नहीं हुई है, कंपनी फेल नहीं हुई है, कंपनी में रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन आपने अपनी उम्मीदें इतनी बड़ी कर ली हैं, आपने खर्चे इतने अपने बढ़ा लिए हैं, कई बार फंडिंग की मनी से, दूसरे माने कर्जे के पैसे से आपने अपना इतना बढ़ा लिया है कि अब आपको लग रहा है कि जो आ रहा है वो बहुत कम है। तो ले देखे इन दोनों मामलों में तुम्हें सिमिलैरिटी क्या दिख रही है? सिमिलैरिटी ये दिख रही है कि इंसान को थोड़ी सी सक्सेस मिली और उसने उस थोड़ी सी सक्सेस को यूज कर लिया अपनी सारी हसरतें पूरी करने के लिए।
जब तक इंसान सोचेगा कि लाइफ में सक्सेस का काम ही यही है कि मैं उसको कंज्यूम करूंगा, अपनी कामनाएं, अपनी हसरतें पूरी करूंगा, तब तक वो बर्बाद होता ही रहेगा। कंपनी भी बंद होती रहेगी, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो साइंटिस्ट है, कोई भी है, वो पाएगा कि वो भी परास्त हो रहा है और जिंदगी में हार रहा है। तो ये कब नहीं होता, ये तब होता है जब आदमी कहता है कि मैं मेहनत इसलिए नहीं कर रहा है कि पैसा आ जाए और मैं जल्दी से उसको भोग के घर बना लूं, गाड़ी खड़ी कर लूं। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को एक काम जो है ना, जो दिल आ गया है। दिल आ गया है। अब दिल आ गया है मतलब ये कि इतनी आसानी से सक्सेस नहीं भी मिल रही है, मैंने कंपनी खड़ी करी है, बहुत ज़्यादा उसमें पैसा नहीं भी आ रहा है, तो भी मैं उसमें लगा रहूंगा, क्योंकि मैं काम कर ही इसलिए नहीं रहा हूं कि उसमें से बहुत पैसा आए। काम कर रहा हूं काम के लिए, और काम करने में बिल्कुल मजा आ रहा है, मौज आ रही है, तो मैं करे जा रहा हूं। हर वो आदमी जो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिक्स में होगा तो वो जा करके धांधली करेगा, वो आर्ट्स में होगा तो अपनी आर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, वो अपनी साइंस में होगा तो अपनी साइंस बेच देगा, वो अगर एजुकेशन में होगा तो अपने स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट कर देगा। हर वो आदमी जो कहता है कि मैं काम कर रहा हूं ताकि इस काम से मुझे पैसा मिल जाए, फिर मैं उस पैसे से मौज करूंगा, ये आदमी औंधे मुंह गिरने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ये काम कभी भी नहीं करना है। हमें बहुत गलत पट्टी पढ़ा दी गई है। हमें बताया गया है कि पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि प्लेसमेंट लग जाए, स्पोर्ट्स में इसलिए जा रहे हो कि तुम एक दिन सेलिब्रिटी बन जाओ, कुछ और इसलिए कर रहे हो कि उसमें भी तुम्हें एक दिन कंजम्पशन का, भोगने का मौका मिल जाए। ये बहुत गलत बात है। आप वो करो जो करने में आपको मौज है। मैं नहीं कह रहा हूं भूखे मरो, बिल्कुल कमाओ, अपने लिए एक बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तैयार करो, लेकिन काम को कंजम्पशन का मोहताज मत बनाओ। ये मत कह दो कि पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है खाना पीना शुरू। कितने सारे हमने तो स्पोर्ट्स पर्सन को बर्बाद होते देखा है। शुरू में 1-2 साल सक्सेस मिली, उसके बाद सक्सेस यहाँ खोपड़े पे चढ़ गई और उसके बाद वो बर्बाद हो गए। यही चीज़ हमने कितने ही फील्ड में कितनों के साथ देखी है। स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की, वो पहले 6 महीने में उनके पेपर अच्छे चले गए और उनको जहाँ भी तैयारी कर रहे थे उनको बताया गया तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, और पता चलता है इसका तो 2-2 साल तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वो बस उसी में खुश हो गया, उसको बता दिया गया सब हो रहा है, उसने आगे पार्टी करनी शुरू कर दी। इतना अपने आप को इतना वो रखो कि हम चाहे ऊंचे से ऊंचे लेवल पे पहुंच जाए, फिर भी हमको ये लगना चाहिए कि यार बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अब मैं ओलंपिक मेडल के बाद काफी लोगों को ऐसे लगा था कि हो गया, बस कि बस हो चुका है अभी, लेकिन वो मुझे लगा था कि वो तो शुरुआत हुई है कि यार अभी तो और मैं क्या कर सकता हूं, अभी तो थ्रो और बढ़ानी है, अभी और किस तरीके से मैं अपने आप को निखार सकता हूं, किस तरीके से और ज्यादा compete कर सकता हूं। तो वो तो शुरुआत हुई थी। अगर मैं वहां पे सोच लेता कि अब हो गया है तो यहाँ पे नहीं बैठा होता जी माजी। हाँ, इसको गीता ऐसे बोलती है कि जब काम दिल से निकलता है ना, दिल से, वहां पर बात चलती है बोध, अंडरस्टैंडिंग, आत्मज्ञान। मैं उसको दिल बोल रहा हूं। काम जब दिल से निकलता है तो उसका अंजाम क्या होगा इसकी परवाह बहुत कम हो जाती है जी, क्योंकि दिल ही काम कर रहे हैं ना। अब अंजाम परिणाम फिक्र ही नहीं है, फुर्सत नहीं है, सच पूछो तो फुर्सत नहीं है कि कौन समय लगाए और कौन परेशान होगी, आगे क्या होगा। हाँ, जब टाइम आएगा जब पता होगा लग जो जाएगा। देखा जाएगा, देखेंगे क्या हो गया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी रही जी, बहुत। और वैसे भी ये तो चलो हम बैठे हैं कैमरा के सामने, वैसे भी अगर हमको कभी ऐसे बात करनी होगी, जिंदगी के जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो सोशल लाइफ के हों, किसी भी लाइफ के किसी, तो उस पर बातचीत करने के लिए हमेशा स्वागत है तुम्हारा, हमेशा।